आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, काल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 222। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, रूम में समूह उबल पड़ा। उन्होंने पूछा है, क्या आप किसी लड़की को सिर्फ 4 वाक्यों में पकड़ सकते हैं? अर्जुन सक्सेना ने जल्दी से अपना अनुभव साझा किया। वे इस सर्दी को बिताने के लिए एक प्रेमिका खोजने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तीनों ने बारी बारी से अर्जुन सक्सेना को समूह में एक विशेष लाल लिफाफा भेजा। अर्जुन सक्सेना इस समय खुश है और अपने रूममेट्स के साथ भावनात्मक मुद्दों पर खुलकर बात करने को तैयार है। अब जब उसकी पत्नी और बच्चे हैं तो उसे ये भी उम्मीद है कि उसके भाइयों को भी एक एक करके हॉट गर्लफ्रेंड मिल जाएंगी। तुरंत ही एक गंभीर प्रचार और करियर शुरू हो गया। पहला वाक्य: जब नदियां और झीलें मिलती हैं तो मुझे लगता है कि आपको नमस्ते कहना आवश्यक है। दूसरा वाक्य: मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम XXX है और हमारी दोस्ती की नाव रवाना होने वाली है। तीसरा वाक्य: उफ, हमारी दोस्ती की नाव पलटने वाली है। चौथा वाक्य: अगर दोस्ती की नाव नहीं पलटेगी तो हम प्यार कैसे कर सकते हैं? राहुल मेहता, इसे यहाँ से प्राप्त करें, इसे तुरंत उन पूर्व छात्रों को भेजें जिनसे मैं 2 दिन पहले ही जुड़ा हूँ। विक्रम पटेल और अमित खन्ना ने चारों वाक्य अपने संग्रह में रख लिए, लेकिन सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। वे राहुल मेहता की वास्तविक युद्ध स्थिति देखने जा रहे थे। थोड़ी देर बाद राहुल मेहता ने लड़ाई का स्क्रीनशॉट भेजा। राहुल मेहता: भाई अर्जुन, तुम्हारे लिए मेरी प्रशंसा एक उफनती नदी की तरह है। मुझे लगता है कि कॉलेज से स्नातक होने के बाद तुम्हें मेरे घर रात के खाने पर आने का अवसर मिलेगा। उसने सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनने का वादा किया था। मैंने उसे पकड़ लिया। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है। अकेले कुत्ते होने से छुटकारा पाओ। धन्यवाद भाई अर्जुन। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और ग्रुप में टाइप किया, अगर आपको कोई परेशानी हो तो शुक्रिया अदा करने में ज़्यादा व्यस्त मत होइए। अनन्या शर्मा और मेरी सगाई होने वाली है और मैं एक यादगार सगाई भोज का आयोजन करने वाला हूँ। घर पर सब लोग मेरे लिए एक VCR रिकॉर्ड करेंगे और दुआएं भेजेंगे। इसे मुझे और अनन्या शर्मा को दे दीजिए। 3 रूममेट्स, एक उत्तरी कजाकिस्तान से है, एक सिचुआन प्रांत से है और दूसरा गांसू प्रांत से है। दूरी बहुत अधिक है, इसलिए वह उन्हें अपनी और अनन्या शर्मा की सगाई की दावत में शामिल होने के लिए परेशान नहीं करता। जब उनकी और अनन्या शर्मा की आधिकारिक शादी का समय आएगा तो वह उन्हें आमंत्रित करेंगे। राहुल मेहता: कोई बात नहीं अर्जुन भाई, मुझे 1 साल तक तुम्हारे बदबूदार मोजे धोने दो, VCR रिकॉर्ड करने की तो बात ही छोड़ो। विक्रम पटेल और अमित खन्ना ने हाँ कह दिया और अर्जुन सक्सेना से पूछा कि क्या वे सगाई के भोज में आना चाहेंगे। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि यह बहुत दूर है और असुविधाजनक है। भविष्य में उन तीनों को आधिकारिक शादी में उपस्थित रहना होगा। तीनों ने कहा कि यह आवश्यक है। रूममेट्स के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद अर्जुन सक्सेना ने फ़ोन रख दिया और कमरे में वापस चले गए। उसने देखा कि आरव जाग गया था और आंखें फाड़े छत को घूर रहा था। जब उसने अर्जुन सक्सेना को आते देखा तो उसने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और जब उसने बाबा को पीछे देखा तो वह बहुत निश्चिंत हो गया और बगल में लगे कांच के स्लाइडिंग दरवाजे को देखता रहा। चूंकि वह अभी अभी उठा था, वह नन्हा सा बच्चा उत्सुकता से आसपास के वातावरण को देख रहा था और नई चीज़ों को पहचानना उसके मस्तिष्क के विकास का प्रमाण था। अर्जुन सक्सेना ने उसकी खोजबीन में बाधा डालने के लिए उसे तंग नहीं किया, बल्कि उसे देखने और सीखने दिया। जब वह गुनगुनाने लगा तो वह उसके साथ खेलने चला गया। आरव, आन्या और सानबाओ को देखने के बाद दोनों छोटी बेटियां अभी भी सो रही थीं। आन्या को खाने का सपना आ रहा था और उसका छोटा सा मुंह हिल रहा था। केशिन को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अच्छा सपना देखा हो। उसके मुंह के कोने ऊपर उठे हुए थे, वह मुस्कुरा रही थी। उसके दोनों छोटे हाथ उसके छोटे से सिर के दोनों ओर उठे हुए थे, जैसे कोई छोटा सा फूल उग रहा हो। बहुत प्यारा। वह इतनी प्यारी थी कि अर्जुन सक्सेना अपना सिर नीचे करके उसे धीरे से चूमने से खुद को नहीं रोक सके। 3 छोटे बच्चों को देखने के बाद वह बड़ी बच्ची अनन्या शर्मा को देखने गए, जो बड़े बिस्तर पर सो रही थी। ये देखकर कि वह गहरी नींद में सो रही है, उसने रजाई को एक तरफ धकेल दिया, उसे वातानुकूलित रजाई उड़ा दी, रजाई के कोनों को अंदर कर दिया और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को धीरे से हटा दिया। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और उसके गाल को चूमा। सगाई के भोज के बारे में सोचते हुए जब अनन्या शर्मा ने उनके द्वारा तैयार किया गया आशीर्वाद वीडियो देखा तो उसने सोचा कि क्या उसकी आंखें लाल होकर खरगोश जैसी हो जाएंगी। उस दृश्य के बारे में सोचते हुए अर्जुन सक्सेना उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अपनी पत्नी और बच्चों को पढ़ाने के बाद अर्जुन सक्सेना अध्ययन कक्ष में चले गए और डिज़ाइन ड्राफ्ट बनाना जारी रखा।
इन 2 दिनों के डिज़ाइन के बाद उन्होंने मोटे तौर पर स्क्रीन को डिज़ाइन किया है और आकार भी तय किया है। 280 मिलीमीटर तारांकन 280 मिलीमीटर तारांकन 18 मिलीमीटर। आकार तय होने के बाद उन्होंने हर पात्र का बारीकी से चित्रण करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले लूबू को चित्रित किया, क्योंकि यह लूबू के विरुद्ध 3 ब्रिटिशों का युद्ध था और लूबू मुख्य बिंदु था। एलवीबू और उसके हथियार फैंग तियान हुआ जी को ड्रॉ करें और फिर गु वान यू को एक नीले ड्रैगन और एक चंद्रमा तलवार पकड़े हुए, झांग फी को एक झांग 8 सांप भाला पकड़े हुए और लियू बेई को एक डबल तलवार पकड़े हुए एलवीबू से लड़ते हुए ड्रॉ करें। आप उनके हथियारों की स्थिति को बेहतर ढंग से डिज़ाइन कर सकते हैं। शाम 5 बजे लूबू की सामान्य रूपरेखा सामने आई। जब वह उसे परिष्कृत करने ही वाला था कि आरव गुनगुनाने लगा। अर्जुन सक्सेना ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कलम नीचे रख दी, अध्ययन कक्ष से बाहर निकले और अपने बेटे को गोद में उठा लिया। तभी आन्या और रिया भी जाग गईं। दोनों छोटी लड़कियां चुपचाप अपनी उंगलियां खा रही थीं और जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना को आते देखा तो वे भी गुनगुनाने लगी। उनके दोनों छोटे हाथ अर्जुन सक्सेना की ओर बढ़ गए। गले लगाने के लिए। ठीक है, पिताजी आपको गले लगाते हैं। जैसे ही उसने अपने बेटे को नीचे रखा और अपनी बेटी को गले लगाने वाला था, उसका बेटा रोने लगा। अनन्या शर्मा उठी और अर्जुन सक्सेना के साथ बच्चे को सहलाने लगीं। बच्चों को सुलाने के बाद उन्होंने उनके डायपर बदले और उन्हें खाना खिलाया। सब कुछ हो जाने के बाद अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा बच्चों को नीचे दूसरी मंजिल पर ले गए। रात का खाना बनाने के लिए तैयार। कल अनन्या शर्मा ने बहुत सारी सब्जियां खरीदी और मैं आज भी इन सामग्रियों से खाना बना सकती हूँ। वह आज रात अपने माता पिता के सामने अपना हाथ दिखाने जा रहा है और वह पूरी तरह तैयार है। कल रात अनन्या शर्मा ने जितने भी व्यंजन बनाए वे सभी राजस्थान के थे। आज रात उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक राजस्थान के मशहूर व्यंजनों का और एक आंध्र प्रदेश के उन व्यंजनों का जिन्हें अनन्या शर्मा खाना पसंद करती हैं। अनन्या शर्मा कई बार किचन में आई और अर्जुन सक्सेना से पूछा कि क्या वह मदद चाहती हैं। अर्जुन सक्सेना ने कहा, नहीं, बस उसे लिविंग रूम में बच्चों के साथ खेलने दो और किचन का काम उसके हवाले कर दो। अनन्या शर्मा के पास लिविंग रूम में वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वह बच्चे को देख रही थी तो उसने अपने मोबाइल फ़ोन से उस फोटो स्टूडियो को देखा जहां शाओशी ने शादी की तस्वीरें खींची थीं और फिर डाइनपिंग पर आए कमेंट्स पढ़े। अंततः मैंने एक अच्छी प्रतिष्ठा वाले प्लेटिनम स्टूडियो को चुना। मैंने अर्जुन सक्सेना से कहा कि जब हम आज रात टहल रहे हों तो इस स्टूडियो में आएं। अर्जुन सक्सेना ने हाँ कह दिया। शाम 6:30 बजे तक 5 व्यंजन और एक सूप तैयार हो चुका था। यहाँ क्रूसियन काप और अंडे का टोफू सूप, बइयुन पोर्क नकल, लहसुन के साथ पोर्क पसलियाँ, हरी मिर्च के साथ तली हुई बत्तख, प्लम के साथ पीले बीफ और पोर्क को तला जाता है। आलू बुखारे और सब्जियों के साथ सुअर का मांस यहाँ उनके लिए खाने के लिए एक जरूरी व्यंजन है और यह एक ऐसा व्यंजन भी है जिसे सक्सेना के पिता और माता खाना पसंद करते हैं। अनन्या शर्मा ने व्यंजनों से भरी मेज को देखा और उन्हें बहुत स्वादिष्ट व्यंजन लगे। वह खुद को रोक नहीं पाए और एक तस्वीर खींचकर अपने फैमिली ग्रुप में पोस्ट कर दी। इस समूह में केवल वह, अर्जुन सक्सेना, अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना हैं। घर पर खाना खा रहे सुनील सक्सेना ने ये तस्वीर देखी और अचानक उनके मुंह में खाना अच्छा नहीं लगा। अपनी चॉपस्टिक नीचे रखते हुए उन्होंने अनीता सक्सेना से पूछा, आज आपका साइज क्या है? नंबर 18। क्या गलत है? कल 19 तारीख को, परसों 20 तारीख को और परसों 21 तारीख को क्या आपने पुणे के लिए हवाई टिकट खरीद लिया है? 21 तारीख को लखनऊ जा रहे हैं, यानी 21 तारीख को आप अपने दामाद के हाथ का खाना खा सकेंगे और आप प्यारे पोते और पोती को भी देख सकते हैं। उसके दादाजी 3 छोटे बच्चों के बारे में सोचते हैं, वह बहुत गहराई से सोचते हैं। अनीता सक्सेना जानती थी कि सुनील सक्सेना क्या सोच रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही हवाई जहाज का टिकट खरीद लिया था, लेकिन मैंने 21 तारीख को अहमदाबाद से राजस्थान के भोपाल के लिए विमान खरीदा था, क्योंकि अहमदाबाद से शाओशी के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है। पिछली बार जियोलियो अर्जुन सक्सेना और अन्य को सिस्टर यांग के साथ वापस भेजने के बाद वे वापस आ गए और 14 घंटे तक भोपाल में स्थानांतरण की प्रतीक्षा की। तो इस बार मैं 2 ट्रिप में टिकट खरीदने वाला हूँ। हम सुबह 9 बजे अहमदाबाद से मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे और 10:20 पर भोपाल पहुँचेंगे, लेकिन अगर हमें लखनऊ के लिए विमान लेना है तो हमें शाम 7:55 तक इंतज़ार करना होगा। उसके बाद ही विमान मुंबई से लखनऊ के लिए उड़ान भर पाएगा और शाओशी एयरपोर्ट की फ़्लाइट भी अर्जुन सक्सेना के घर से थोड़ी ही दूरी पर है। ये लखनऊ के अंतर्गत एक काउंटी स्तर का शहर है। पिछली बार जियाओ लियू और बाकी लोगों ने 1.5 घंटे के लिए कार ली थी, जो थोड़ा लंबा था। मुझे एक बेहतर रूट प्लान सूझा।
अहमदाबाद से भोपाल के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे तक हवाई जहाज से चलते हैं, फिर इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से सीधे मेट्रो से हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जिसमें सिर्फ आधा घंटा लगता है, और फिर हाई स्पीड रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक हाई स्पीड रेल लेते हैं। इसमें 40 मिनट लगते हैं, और लखनऊ के हाई स्पीड रेलवे स्टेशन से अर्जुन सक्सेना के घर तक कार से सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। इस तरह हम 21 तारीख को सुबह 9 बजे विमान से जाएंगे और दोपहर करीब 1 बजे अर्जुन सक्सेना के घर पहुंचेंगे। मैंने हाई स्पीड रेल का टिकट नहीं खरीदा है। मैं मुंबई पहुंचने के बाद टिकट खरीदूंगा ताकि उड़ान में देरी जैसी अस्थायी स्थितियों से बचा जा सके। जब सुनील सक्सेना ने यह व्यवस्था सुनी तो उनकी आंखें चमक उठीं। क्या इसका मतलब यह है कि आप अभी भी अर्जुन सक्सेना के लंच के साथ मिल सकते हैं? अनीता सक्सेना ने देखा कि वह केवल खाना चाहता है, तो चॉपस्टिक के सिरे से उसके सिर पर थपथपाया और असहाय मुस्कान के साथ बोली, भले ही आप अर्जुन सक्सेना के साथ दोपहर का भोजन करते हो, लेकिन यह संभवतः बाहर खाया जाता है। इसके अलावा यह जरूरी नहीं है कि खाना अर्जुन सक्सेना ही बनाते हों। अर्जुन सक्सेना को अभी बड़ा ऑर्डर मिला है और वो कभी कभार ही खाना बनाते हैं। क्या वो रोज खाना बना सकते हैं? और हम इतने सारे लोग हैं। अगर हम खाना बनाते ही रहेंगे तो इसे बनाने में कुछ घंटे लगेंगे, जो बहुत ज़्यादा समय लेने वाला है। सुनील सक्सेना ने बचकानी हरकत की, लेकिन अनीता सक्सेना की बात का जवाब दिए बिना उन्होंने अपनी बेटी को संदेश भेजा, अनन्या, मम्मी पापा तुम्हें एक सरप्राइज बताना चाहते हैं। अनन्या शर्मा, क्या आश्चर्य। सुनील सक्सेना, जब हम मिलेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। अनन्या शर्मा, अच्छा पापा, क्या आपने टिकट खरीद लिए हैं? किस दिन खरीदे हैं? मैं समय आने पर आपको अर्जुन सक्सेना के साथ ले आऊंगी। सुनील सक्सेना, मैंने दिन देखे और पाया कि हाल ही में यात्रा के लिए केवल 21 तारीख ही सबसे अच्छा दिन है। आपकी माँ और मैं 21 तारीख को निकलने वाले हैं और हमने सुबह 9 बजे का टिकट खरीदा है। भोपाल हवाई अड्डे पर पहुंचने पर हम लखनऊ के लिए हाई स्पीड ट्रेन लेंगे। आपकी माँ ने यात्रा कार्यक्रम तय कर दिया है और आप दोपहर 1 बजे के आसपास लखनऊ पहुंचेंगे। अर्जुन सक्सेना से कहो कि तुम्हें हमारे लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो खाना बनाता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी माँ और मैं अभी अभी प्लेन में चढ़े हैं और हमें भूख नहीं लग रही है। बस हमें होटल में खाना खिला दो। अर्जुन सक्सेना को ये बताना न भूलें कि वह स्वयं खाना न बनाएं और दोपहर का भोजन तैयार न करें। अनन्या शर्मा बस ओके कहना चाहती थी और फिर उन्हें लगा कि उनके पिता ने जो कहा उसमें कुछ गड़बड़ है। अर्जुन सक्सेना को फ़ोन दिखाओ। अर्जुन सक्सेना ने इसे पढ़ा तो मुस्कुराते हुए बोले, लगता है तुम्हारे पिता मेरा बनाया खाना खाना चाहते हैं। उन्हें भी बच्चों की याद आती है, इसलिए 21 तारीख को जल्दी आ जाओ। तुम पापा से कहो कि मैं उनके लिए दोपहर का खाना बना दूं ताकि धूल धुल जाए। अगर तुम्हें भूख नहीं लग रही है तो कम खाओ। अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना की बात मानकर वापस चली गईं। तभी उन्हें सुनील सक्सेना का जवाब मिला, ठीक है, अर्जुन सक्सेना बहुत मेहमाननवाज हैं। ये देखकर अनन्या शर्मा मुस्कुराईं और अर्जुन सक्सेना को थम्स अप किया, फिर बोली, अर्जुन सक्सेना, तुम सही कह रहे हो, मेरे पापा तुम्हारा बनाया खाना बहुत खाना चाहते थे, पर उन्हें सीधे बोलने में शर्म आ रही थी, फिर भी उन्होंने अपना ध्यान उसी पर केंद्रित रखा। मैंने तुम्हें कई बार मना किया था कि खाना मत बनाया करो, मेरे पापा बहुत प्यारे हैं। सुनील सक्सेना संतुष्ट हो गए, सीटी बजाए और अच्छे मूड में खाना खाते रहे। अर्जुन सक्सेना नीचे गए और सक्सेना के पिता और माँ को भोजन के लिए ऊपर चलने के लिए बुलाया। सक्सेना के माता पिता ने देखा कि मेज पर रखे व्यंजन बहुत अच्छे थे, चाहे वह प्रस्तुति हो, रूप हो या सुगंध। विशेष रूप से पेशेवर किन डैड स्टूल पर बैठने के बाद वह अपने चॉपस्टिक से पीले गोमांस का एक टुकड़ा खाने की कोशिश करने से खुद को रोक नहीं सके। इसे चखने के बाद उन्होंने अर्जुन सक्सेना को अंगूठा दिखाया, अर्जुन, तुम्हारा खाना पकाने का कौशल तुम्हारे पिता के खाना पकाने से भी बेहतर है। अनीता सक्सेना ने अर्जुन के पिता की बात सुनी और जल्दी से चॉपस्टिक से बत्तख के मांस का एक निवाला खाया। खाने के बाद उसकी आंखें खुशी से भर आईं और उसने अर्जुन सक्सेना के खाना पकाने के हुनर की तारीफ की। कल मेरी बहू ने कहा कि अर्जुन सक्सेना बहुत पढ़ा लिखा है। सच कहूं तो मेरा इरादा अर्जुन सक्सेना की तारीफ करना नहीं था। उसके बेटे का खाना पकाने का कौशल बहुत अच्छा है। ये डैड सक्सेना से भी अधिक स्वादिष्ट है, जो दशकों से शेफ हैं। सक्सेना के पिता और माता को लगा कि उनके बेटे में, जो द्वितीय वर्ष के दूसरे सेमेस्टर में था, गुणात्मक परिवर्तन आया है। बहुत अच्छा बन गया, ये तो बस एक खुला जीवन है। दोनों को थोड़ा सा तैरता हुआ भी महसूस हुआ। दर्द दर्द। पिता किन का राह उठे। माँ किन ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, ये सच है, कोई सपना नहीं है। उसने पापा सक्सेना की जांघ पर चुटकी काटी। पापा सक्सेना दर्द से चीख पड़े। उनके बेटे ने जो खाना बनाया था वह वाकई लाजवाब था, कोई सपना नहीं। ये सब सच है।
उनके बेटे के न सिर्फ बीवी बच्चे हैं, बल्कि वो लकड़ी की नक्काशी और खाना पकाने में भी माहिर है। लुओ जिंग, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपने पति की हत्या नहीं कर रही हो? किन रूपी ने अपने हाथों से अपने पैरों को रगड़ा, लेकिन उसके हाथों के जोड़ अभी भी ठीक नहीं हुए थे। रगड़ते ही उसके हाथों में दर्द भी होने लगा। कुछ देर तक वह केवल मुस्कुराता रहा और दर्द सहन करता रहा, कुछ भी करने में असमर्थ रहा। अनीता सक्सेना शर्म से मुस्कुराई और अपने पैर रगड़ते हुए बोली, क्या मुझे इसकी आदत नहीं है? ये बहुत अच्छी बात है कि तुम यह आदत बनाए रखते हो, पापा सक्सेना ने टिप्पणी की। अर्जुन सक्सेना ने अपने माता पिता को कुत्ते का खाना बनाते हुए देखा। उन्होंने अनन्या शर्मा से कहा, अनन्या, अगर एक दिन आपको ऐसा लगे कि आप सपना देख रहे हैं और लोगों को परेशान करना चाहते हैं, तो खुद को परेशान मत करो, मुझे परेशान करो, ये हमारे परिवार की एक अच्छी परंपरा है। अनन्या शर्मा ने मुस्कुराहट दबाते हुए आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, फिर कटोरे में रखे चावल की ओर देखा और खा लिया। पापा सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना को गुस्से से देखा। बच्चे, पापा पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन सक्सेना ने मासूमियत भरे चेहरे के साथ पलकें झपकाईं। नहीं पिताजी, मैं अपने परिवार की अच्छी परंपराओं को विरासत में पा रहा हूँ। आरव, जो घुमक्कड़ में लेटा हुआ था, मुस्कुराया। एक व्यक्ति हंसा और उसकी दबी हुई मुस्कान को रोकना कठिन हो गया। माँ तुरंत हंस पड़ी। अर्जुन सक्सेना भी हंस पड़े। अनन्या शर्मा ने सबको हंसते हुए सुना और वह खुद को और नहीं रोक पाई, लेकिन फिर भी वह खुद को रोक पाई और ज्यादा जोर से नहीं हंसी। हंसी संक्रामक होती है और अन्या और रिया दोनों एक साथ हंस पड़ीं। परिवार में हंसी का माहौल था और पिताजी सक्सेना ने देखा कि सभी हंस रहे हैं और वे असहाय हो गए। सहलाने के अलावा आप और क्या कर सकते हैं? ये खाना अर्जुन सक्सेना ने खुद बनाया था और बहुत स्वादिष्ट था। अनन्या शर्मा, जिन्होंने कई दिनों से अर्जुन सक्सेना का हाथ का बना खाना नहीं खाया था, ने इस बार थोड़ा ज्यादा खा लिया। खाने के बाद मैं अपने हाथों को अपनी पीठ के निचले हिस्से पर रखकर सीधे चलने लगा। अर्जुन सक्सेना, कल रात मुझे खाना बनाने दो। अनन्या शर्मा ने खाना पचाने के लिए लिविंग रूम में इधर उधर टहलते हुए अर्जुन सक्सेना से कहा। क्या गलत? देखो, मैं ऐसे चलती हूँ। अनन्या शर्मा ने खुद की ओर इशारा किया। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप कम खाओ। तुम्हें इतना स्वादिष्ट किसने बनाया? कम खाना मुश्किल है। अनन्या शर्मा जब पहली बार अर्जुन सक्सेना के घर आई थी, तो उन्होंने कम खाया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ज्यादा खाना शुरू कर दिया। क्योंकि हर बार जब वह खाती है तो अनीता सक्सेना उसे और खाने के लिए कहती है, और फिर अनीता सक्सेना भी विशेष रूप से वही पकाती है जो उसे पसंद है, और धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ती है। इससे पहले जब वह अपने घर में थी, तो किसी ने उन्हें अनीता सक्सेना की तरह अधिक खाने के लिए नहीं कहा था, और उन्होंने अपने आहार पर भी नियंत्रण रखा था। हालांकि मैं स्तनपान करा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अधिक खाने से भी डर लगता है, जिसे न केवल पचाना मुश्किल होता है, बल्कि वजन बढ़ना भी आसान होता है। उनका अनुमान है कि पिछले कुछ दिनों में उनका वजन 2 या 3 पाउंड बढ़ गया है। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा मत खाओ, बस पर्याप्त खाओ, तुम अभी भी बहुत पतले हो, और अगर तुम अधिक मांस बढ़ाओगे तो तुम अधिक सुंदर हो जाओगे। अनन्या शर्मा ने अनिश्चितता से अर्जुन सक्सेना की ओर देखा। क्या मैं सचमुच अधिक मांस उगाना चाहती हूँ? बेशक, मांस वाले अधिक प्यारे होते हैं। क्या आपको बहुत मोटा महसूस नहीं होता? कैसे? इसे तो मोटा नहीं, कोमल कहते हैं। कौन कहेगा कि तुम मोटी हो? मुझे किसकी चिंता है? अनन्या शर्मा शर्मा गई और शर्माते हुए बोली, अर्जुन सक्सेना, कृपया धीमी आवाज में बोलिए, चाचा चाची अभी भी यहीं हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने अभी अभी हमें कुत्ते का खाना खाने दिया और हम दोनों वापस चले गए। उस रात जब अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा और बच्चों को घुमाने ले गए, तो वे प्लेटिनम स्टूडियो गए और स्टूडियो की तैयार तस्वीरें और एल्बम देखीं। संयोगवश वहां एक महिला फोटोग्राफर भी मौजूद थी, जिसने अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना को अपनी फोटोग्राफी का हुनर दिखाया और 3 शिशुओं की तस्वीरें खींचीं। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने इसे देखने के बाद कहा कि यह बहुत अच्छा था। उनकी रचना कौशल अहमदाबाद में शिशुओं की तस्वीरें लेने वाले फोटोग्राफरों से कम नहीं थी। अर्जुन सक्सेना ने दूसरे पक्ष से पैकेज देखने के लिए कहा। पैकेज को देखते हुए अर्जुन सक्सेना को एहसास हुआ कि लखनऊ में इतनी खूबसूरत जगहें हैं जिनकी खूबसूरती से तस्वीरें खींची जा सकती हैं। दोनों ने इस पर चर्चा की और 2888 रुपये का एक पैकेज चुना। घूमने के लिए 3 जगहें हैं, एक लैंगशान में, एक प्राचीन शैली और प्राचीन आकर्षण वाले निजी बगीचे में, और एक झील के किनारे। एक दिन में कुल 3 सेट कपड़ों की शूटिंग की जा सकती है। शूटिंग के बाद 2 दिनों के भीतर 18 परिष्कृत चित्र तैयार किए जा सकते हैं, और शेष परिष्कृत चित्र आधे महीने के भीतर तैयार किए जा सकते हैं। कुल 58 परिष्कृत चित्रों का चयन किया जा सकता है।
इसमें फोटो फ्रेम का एक सेट भी है, जिसमें एक बड़ा ठोस लकड़ी का फोटो फ्रेम, 3 मध्यम ठोस लकड़ी के फोटो फ्रेम, 2 क्रिस्टल टेबल और 2 चमड़े के फोटो एल्बम शामिल हैं। अनन्या शर्मा का मानना है कि यह पैकेज बहुत किफ़ायती है। सान्या के अनुसार इसकी कीमत कम से कम 18,888 रुपये है। बात फाइनल होने के बाद अर्जुन सक्सेना ने 200 रुपये की अग्रिम राशि जमा कराई और फिर शूटिंग का समय तय कर लिया और 20 तारीख यानी परसों की तारीख तय कर दी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा तीनों छोटे बच्चों के साथ घर लौट आए। अगली सुबह पिता सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना से कहा कि वह अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा तथा तीनों बच्चों को अर्जुन सक्सेना के दादा दादी के पास ले जाएं। अर्जुन सक्सेना ने कहा हाँ। अनीता सक्सेना ने पहले ही कागजी मुद्रा और धूपबत्ती तैयार कर ली थी। अनीता सक्सेना रसोई में सुअर के पेट का एक टुकड़ा पकाने गई और दोपहर में जब दुकान में कुछ नहीं था तो उसने शियाओ को दुकान की रखवाली करने के लिए कहा। परिवार दादा किन और दादी किन के घर कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। कब्रिस्तान पहाड़ पर स्थित है, आप वहां गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन वहां ऊपर की ओर जाने वाला एक हिस्सा है, वहां तक आपको पैदल जाना होगा। अर्जुन सक्सेना ने 3 छोटे घुमक्कड़ उठाए। अनन्या शर्मा ने रिया को संभाला, अनीता सक्सेना ने आन्या को संभाला और अर्जुन के पिता कार में बच्चे की सुरक्षा सीट पर आरव की देखभाल करने के लिए कार में ही रहे। पहाड़ पर पहुंचकर अर्जुन सक्सेना नीचे आए और आरव को फिर से ऊपर ले गए और फिर अर्जुन के पिता को सहारा देने और पूजा का सामान उठाने के लिए नीचे आए। 224 सक्सेना परिवार की यह उत्तम परंपरा आगे बढ़ाई जानी चाहिए। सक्सेना के पिता और माता ने किन के दादा और दादी के लिए जो कब्रिस्तान चुना था वह बहुत ही सुंदर है। यह अन्य कब्रों से थोड़ी दूरी पर है। इस जगह से नीचे देखने पर सुनहरे चावल के खेतों का एक बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है और दूरी पर दाइशान समूह दृष्टि का क्षेत्र विस्तृत है। जब सक्सेना परिवार को यहाँ चुना गया था तब तक सक्सेना परिवार दिवालिया नहीं हुआ था। पिताजी सक्सेना ने एक्यूपॉइंट ढूंढने के लिए एक फेंग शुई गुरु को बुलाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया था और कब्रिस्तान भी समय से पहले बनवाया था। उस समय सक्सेना परिवार समृद्ध था और पिताजी सक्सेना ने दादा किन और दादी किन के लिए 2 कछुए के खोल बनाए। एक ही टुकड़े में 2 कछुए के खोल की कब्रें। प्रत्येक कछुआ खोल कब्र में एक कब्र पहाड़ी और एक कब्र आंगन है और 2 कछुआ खोल कब्र एक दूसरे के बगल में हैं, जो पूजा के लिए सुविधाजनक है। बात बस इतनी है कि जब दादा किन और दादी किन की मृत्यु हुई तो सक्सेना परिवार दिवालिया हो गया था, इसलिए दोनों के अंतिम संस्कार में पिताजी सक्सेना के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। कब्र में रहने वाले कछुए ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मिट्टी से एक गोल टीला बना दिया। पास के पहाड़ी रास्ते से पैतृक समाधि स्थल तक जाने वाली सड़क सीमेंट से पक्की नहीं है तथा इस रास्ते पर कांटेदार झाड़ियां और विविध पेड़ उगे हुए हैं। हर साल छिंगमिंग त्योहार पर पेड़ों को काटने में काफ़ी समय लगता है। कुछ दिन पहले, ये जानते हुए कि अर्जुन सक्सेना अपने पोते पोतियों के साथ वापस आएंगे, अनीता सक्सेना ने विशेष रूप से अर्जुन के पिता को समय से पहले आने के लिए कहा ताकि वे पास के पहाड़ी रास्ते से पैतृक कब्र तक जाने वाले छोटे रास्ते पर लगे कांटेदार और विविध पेड़ों को काट सकें। गर्मियों में बारिश की वजह से ये कांटेदार पेड़ बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एक बार छिंगमिंग त्योहार के दौरान पूर्वजों की पूजा के लिए इन्हें काट दिया गया था और अब ये बहुत ऊंचे हो गए हैं। यदि आप पहले एक बार आकर इसे नहीं काटते तो आप लोगों को नहीं हरा सकते। जब अर्जुन सक्सेना ने पिताजी सक्सेना को ऊपर आने में मदद की तो माँ किन कब्र पर घास काट रही थीं। पिताजी सक्सेना आए और कब्र के उस हिस्से को देखा जिसकी मरम्मत नहीं हुई थी। उनकी आंखें लाल थीं और उन्होंने अर्जुन सक्सेना से कहा, अर्जुन, जब तुम्हारे दादा दादी गुजर गए थे तब हमारा परिवार दिवालिया हो गया था और हमारे पास कछुए की मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। अब जब तुम अमीर हो गए हो तो हमें तुम्हारे दादा दादी की कब्रों की मरम्मत करवानी होगी। ये पूरी तरह से कछुए के खोल से बनी कब्र है जो तुम्हें और आरव को बेहतर आशीर्वाद दे सकती है। जब दादाजी किन का निधन हुआ तो अर्जुन सक्सेना का परिवार दिवालिया हो गया और परिवार के पास वास्तव में बिल्कुल भी पैसा नहीं था, इसलिए उन्हें अंतिम संस्कार के लिए रिश्तेदारों से पैसे उधार लेने पड़े। साधारण अंतिम संस्कार कम से कम 30 या 40 हजार डॉलर। अर्जुन सक्सेना के परिवार ने 35,000 खर्च किए। सौभाग्य से पिताजी सक्सेना ने दादाजी किन और दादी किन के लिए पहले से ही एक ताबूत खरीद लिया था, अन्यथा इसमें अधिक पैसा खर्च होता। बाद में जब दादी किन का निधन हो गया तो अर्जुन सक्सेना के परिवार को थोड़ी राहत मिली और पिताजी सक्सेना ने थोड़ा और पैसा खर्च किया, 45,000 रुपये खर्च किए। लेकिन मकबरे के पास अभी भी मकबरा कछुआ बनाने के लिए पैसे नहीं हैं और पृथ्वी मकबरे का उपयोग किया जाता है। पिताजी सक्सेना को इस बात का बहुत पछतावा हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि उस समय वे इतने अमीर थे, लेकिन जब उनके माता पिता का निधन हुआ तो वे उन्हें भव्य अंतिम संस्कार नहीं दे सके।
कछुए की मरम्मत करने और उसे पुनर्तः कछुए के खोल में बदलने का कोई तरीका नहीं है। इस बात का उनके दिल में हमेशा गहरा अफसोस रहा। अर्जुन सक्सेना को इस बारे में पता था, क्योंकि हर साल जब वह किंगमिंग त्योहार पर कब्र देखने आता था तो वह अपने पिता को कब्र पर कागज के पैसे जलाते देखता था। जब पैसे पूरे हो जाएं तो कोई शुभ दिन चुनकर अपने दादा दादी की कब्रें फिर से बनवाएं। पापा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को ढूंढ लीजिए, मैं पैसे दे दूंगा, अर्जुन सक्सेना ने कहा। पिताजी सक्सेना ने सिर हिलाया, क्योंकि कछुए के खोल के मकबरे के अन्य हिस्सों में बहुत पैसा खर्च होता है। जब उसने पहले से मकबरे की मरम्मत की थी तो उसने पहले ही इसकी मरम्मत कर ली थी, और अब वह 50,000 रुपये में एक कछुए की मरम्मत कर सकता है। कुल 100,000 रुपये हो सकते हैं। 3 साल पहले जब दादी किन का निधन हुआ तो उन्होंने कीमत पर विचार किया। उस समय एक की कीमत 40,000 रुपये से ज्यादा थी। अब पिछले 3 सालों में मजदूरी की लागत बढ़ गई है। अगर आप 2 बनाते हैं तो कुल मिलाकर 1 लाख रुपये बन सकते हैं। अपने माता पिता की कब्र की मरम्मत के विचार से पिताजी सक्सेना को बहुत अच्छा महसूस हुआ। आज धूप खिली है और दोपहर की धूप थोड़ी जहरीली है। अनन्या शर्मा ने बच्चे के स्ट्रॉलर पर सनशेड और मच्छरदानी लगा दी। गर्मियों में पहाड़ पर अभी भी बहुत सारे मच्छर हैं। पापा सक्सेना के घुटने का जख्म लगभग ठीक हो चुका था। वे और अर्जुन सक्सेना कब्र के सामने उकड़ू बैठे थे और अर्जुन सक्सेना को मांस, शराब के गिलास, फल और धूपबत्ती रखने का जिम्मा सौंपा गया था। सामान को सही जगह पर रखने के बाद अर्जुन सक्सेना ने एक दरांती ली और मां को कब्र पर जाकर घास काटने में मदद की, क्योंकि वहां 2 कब्रें थीं। एक व्यक्ति घास काट रहा था और घास काटने की गति धीमी थी। जब 2 लोग काटते हैं तो गति बहुत तेज हो जाती है। आन्या और रिया आज्ञाकारी ढंग से स्ट्रॉलर में लेट गईं और आरव हम करने लगा। अनन्या शर्मा ने आरव को स्ट्रॉलर से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वह गुनगुना नहीं रहा था, उसके नन्हे हाथ हवा में थे और फिर उसने बड़ी बड़ी उत्सुक आंखों से इधर उधर देखा। अनीता सक्सेना को देखिए जो कब्र पर घास काट रही है, अर्जुन सक्सेना को देखिए जो दूसरी कब्र पर घास काट रहा है, और अर्जुन के पिता को देखिए जो कब्र पर बैठे हैं और कब्र से कुछ फुसफुसा रहे हैं। फिर उसने अपना सिर घुमाया और दूर तक देखा। इधर देखो, उधर देखो, इस बात का डर नहीं कि यहाँ 2 कब्रें हैं। अनन्या शर्मा को पूर्वजों की पूजा के नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हर साल जब वह किंगमिंग उत्सव पर किंगमिंग करने जाती है तो उसके माता पिता ये सब करते हैं। उसे सिर्फ 3 बार पूजा करनी होती है जब वह धूप बत्ती जलाती है। कब्र पर घास कटने के बाद अर्जुन सक्सेना और मां नीचे आए और शराब के गिलासों में शराब डालना, कागज के नोट जलाना और धूप बत्ती जलाना शुरू कर दिया। मोमबत्तियां डालने के बाद धूप जलाना शुरू करें। जलने के बाद धुआं निकला। अनन्या शर्मा ने दिशा की ओर देखा, एक हाथ से आरव को पकड़ा और दूसरे हाथ से अनन्या के स्ट्रॉलर को धक्का देकर पोजीशन बदली। अनीता सक्सेना भी मदद के लिए आई और रिया और आरव के स्ट्रॉलर को धक्का देकर ऐसी जगह ले गई जहां धुआं नहीं था। फिर उसने आरव को चिढ़ाते हुए कहा, आरव, तुम तो आज्ञाकारी होकर घुमक्कड़ी में लेटे हो, चाहो तो बाहर आकर देख लो, हमारा आरव वाकई बहादुर है। आरव को चिढ़ाने के बाद अनीता सक्सेना ने फिर भी सुझाव दिया कि अनन्या शर्मा आरव को वापस घुमक्कड़ में बिठा दे। आखिरकार यह एक कब्रिस्तान है, इसलिए बेहतर है कि इन छोटे बच्चों को कम देखने दिया जाए। जब पूजा का समय हो तो उन तीनों को पूजा के लिए ले आओ। अनन्या शर्मा ने आरव को वापस स्ट्रॉलर में बिठाया। छोटे बच्चे को अंदाजा हो गया कि उसने लगभग उसे देख लिया है और वह बिना गुनगुनाए वापस स्ट्रॉलर में चला गया। अपने दादा दादी के लिए कागज के नोट जलाते हुए अर्जुन सक्सेना को याद आया कि जब वह बच्चा था तो उसके पिता और माँ व्यापार में व्यस्त रहते थे और उसे साथ ले जाने का समय नहीं मिलता था। उसका पालन पोषण उसके दादा दादी ने किया था। कुछ भी स्वादिष्ट हो, दादी माँ को उसका ख्याल आता है। उन्होंने जूते, स्कार्फ और टोपी भी बुनी। जब वह 5 साल का था तो एक बार वह अपने दादा के साथ बाहर गया था और उत्सुकतावश भाग गया। उसके दादा उसे हर जगह ढूंढने के लिए बेचैन थे, क्योंकि वे दोनों मुंबई महानगर में पोते पोतियों की देखभाल करने के लिए काफी बड़े थे और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी नहीं थे। वहां बहुत से लोग थे और पोते फिर से चले गए। दादाजी किन के पास उस समय करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अर्जुन सक्सेना का नाम जोर से चिल्लाने के, क्योंकि उस समय कॉल करने के लिए मोबाइल फोन नहीं था। अंत में दादा किन को एक चूहे मारने वाली दवा बेचने वाला मिल गया और उसने दूसरे पक्ष का लाउडस्पीकर उधार ले लिया। वह हर जगह चिल्लाया और छोटे जानवरों को देखने के लिए दौड़ा। तभी उसने अपने दादा को पुकारते सुना और अपने दादा के पास दौड़ा। उसके दादा ने उसे कसकर गले लगा लिया और वहीं रो पड़ा। तब से उसके दादा उसे बाहर ले जाते और उस पर ध्यान से नजर रखते।
एक बार एक कार ने उसे टक्कर मारते मारते बचा, क्योंकि वह कार को देख ही नहीं पाया क्योंकि वह उसे देख रहा था। अब इन चित्रों के बारे में सोचकर उसे थोड़ा डर लग रहा था। यदि उस समय उसके दादा उसे नहीं ढूंढ पाते तो इस बात की प्रबल संभावना है कि मानव तस्करों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता, क्योंकि उस समय वास्तव में बहुत सारे मानव तस्कर थे। सौभाग्यवश दादाजी ने उसे ढूंढ लिया। अब वह होनहार है और बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन उसके दादा दादी का निधन हो चुका है और वह उनके साथ खुशियां नहीं मना सकता। ये सोचते सोचते उसकी आंखें लाल हो गईं। वाह! आन्या की चीख सुनाई दी। अनीता सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना के कंधे पर थपथपाया और बच्चे की देखभाल करने को कहा। अर्जुन सक्सेना उठकर बच्चों के पास चले गए। अनन्या शर्मा पहले ही अनन्या को उठा चुकी थी, लेकिन वह उस छोटे लड़के को मना नहीं सका और वह रोता रहा। मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा से कहा। अनन्या शर्मा ने अनन्या को अर्जुन सक्सेना को गले लगाने के लिए दिया। जब उसने ऊपर देखा तो अर्जुन सक्सेना की आंखें थोड़ी लाल थीं। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर कुछ सोचने लगी। उसने कब्र की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। बाबा की गोद में आने के बाद आन्या धीरे धीरे शांत हो गई और उसका रोना भी धीरे धीरे कम हो गया। मैं उसे गोद में लेकर इधर उधर घूमने लगा और रोना बंद कर दिया। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या को वापस घुमक्कड़ में बिठाया और बच्ची को मच्छरदानी पहना दी। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना का हाथ थाम लिया। उसने ऊपर देखा तो अनन्या शर्मा उसकी ओर दृढ़ता से देख रही थी। अर्जुन सक्सेना, अगर तुम रोना चाहो तो मैं तुम्हें अपना कंधा दे सकता हूँ। मैं कैसे रो सकता हूँ? उसने ऐसा कहा, लेकिन अनन्या शर्मा के कहने के बाद अर्जुन सक्सेना को एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ भारी हो गई है। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को गले लगाने की पहल की, उसकी पीठ थपथपाई और उसकी आवाज़ कोमल और सुखदायक थी। अर्जुन सक्सेना, हालांकि आपके दादा दादी का निधन हो गया है, आपके पास अभी भी आपके माता पिता हैं और मैं, आरव, आन्या और रिया हैं। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये शब्द सुनकर अर्जुन सक्सेना के दिल में गर्माहट सी दौड़ गई और अभी जो उदासी थी वो धीरे धीरे कम हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अनन्या शर्मा को और जोर से गले लगा लिया। दोनों कुछ देर तक गले मिले, फिर अर्जुन सक्सेना ने अपनी भावनाएं दबाईं और अनन्या शर्मा को छोड़ दिया। सक्सेना के पिता और माता ने कागजी मुद्रा लगभग जला दी है, इसलिए अब धूप बत्ती का समय है। अनीता सक्सेना बच्चे को देखने आई और अर्जुन सक्सेना आरव और अनन्या शर्मा को वहां ले गए। अर्जुन सक्सेना ने आरव को गोद में लिया हुआ था। अनन्या शर्मा ने 3 लकड़ियां लीं और धूप जलाईं, फिर उन्हें आरव के हाथों में रख दिया और आरव को उन्हें पकड़ने दिया। उसने आरव के हाथों और धूप का मार्गदर्शन किया और नहीं चाहती थी कि धूप से आरव जल जाए। दोनों ने सहयोग किया, आरव को पकड़ा और क्रमशः दादा किन और दादी किन को 3 बार प्रणाम किया। पूजा के दौरान पिताजी सक्सेना उनके पास बैठकर बातें कर रहे थे। पिताजी, यह अर्जुन का सबसे बड़ा बेटा आरव सक्सेना है, आपको इसे आशीर्वाद देना है, इसे स्वस्थ होने का आशीर्वाद देना है और भविष्य में इसे सिंधुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय में दाखिला मिलेगा और यह खुश और स्वस्थ रहेगा। माँ, यह अर्जुन का सबसे बड़ा बेटा आरव सक्सेना है, आपको इसे आशीर्वाद देना है, इसे स्वस्थ बड़ा होने का आशीर्वाद देना है और भविष्य में इसे सिंधुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय में दाखिला मिलेगा और यह खुश और स्वस्थ रहेगा। गले लगो और खेलो आरव। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने बारी बारी से अनन्या और रिया को गोद में उठाया। पापा सक्सेना ने दादा किन और दादी किन को दोनों छोटी पोतियों के नाम बताए और दादा किन और दादी किन से कहा कि वे दोनों बहनों को स्वस्थ होकर बढ़ने का आशीर्वाद दें और भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। सिंधुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय, फुले एनकांग। शिशुओं की पूजा के बाद अर्जुन सक्सेना ने पूजा की और फिर अनन्या शर्मा को पूजा के लिए लाया तथा अनन्या शर्मा का परिचय दादा किन और दादी किन से कराया। पिता किन ने पहले ही दोनों बूढ़ों को उनकी आगामी सगाई भोज के बारे में बता दिया था। कहा कि हाल ही में परिवार में कई खुशहाल घटनाएं हुई हैं और मैंने पुराने लोगों का आशीर्वाद सौंपा। पूजा करने के बाद सामान समेट लें, आग बुझा दें, सुनिश्चित करें कि सारी आग बुझ गई है और फिर पहाड़ से नीचे उतरना शुरू करें। ठीक उसी तरह जैसे पहाड़ पर चढ़ते समय अर्जुन सक्सेना को कई बार आगे पीछे दौड़ना पड़ा। पिता सक्सेना को उम्मीद है कि उनके पैर जल्द ही ठीक हो जाएंगे ताकि वह जो भी कर रहे हों या बाहर जा रहे हों वह सुविधाजनक हो और वह नहीं चाहते कि उनका बेटा इतना थक जाए। घर के रास्ते में आरव बहुत खुश था और आन्या और सानबाव सो गए। जब मैं घर पहुंची तो मैंने आन्या और सानबाव को तीसरी मंजिल पर सुला दिया और आरव दूसरी मंजिल पर रेंगने वाली चटाई पर खेलने लगा। अर्जुन के पिता अनीता सक्सेना और अर्जुन सक्सेना दूसरी मंजिल पर लिविंग रूम में पानी पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। अनीता सक्सेना ने अर्जुन के पिता को बताया कि पिछले 2 दिनों में घर पर सामूहिक भोजन के लिए अधिक ऑर्डर आए हैं और फ्रीजर में जमे हुए सामान भरने लगे हैं।
तेन हुई तुवान, मितुआन यू और जिंग शेंग यू, इन तीनों प्लेटफॉर्म पर आप मांस और ताज़ा कटा हुआ चिकन, बत्तख और मछली खरीद सकते हैं। वरना इस भीषण गर्मी में बासी होना आसान है। स्वाद में बदलाव से न केवल सामान वापस करना पड़ेगा, बल्कि ग्राहक समूह में खरीदारी के लिए उनके घर नहीं आएंगे। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय तक इंतजार न करें जब स्थिति समाप्त हो जाए। आप जीत नहीं सकते। इसलिए अनीता सक्सेना ने अर्जुन के पिता को इस बारे में बताया जब वह बैठे थे। अर्जुन सक्सेना ने कहा, माँ, जाओ एक बड़ा फ्रीजर खरीदो और दादा दादी और नाना नानी की कब्रों का पुनर्निर्माण। पिताजी, आप दिन देख सकते हैं और किसी को ढूंढ सकते हैं। इतना कहकर अर्जुन सक्सेना ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अनीता सक्सेना को 200,000 पर कॉल किया। घर जाते समय पिताजी सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना को बताया कि 2 कछुओं की मरम्मत में 1 लाख रुपए खर्च होंगे। हालांकि पिछली बार उन्होंने अपनी मां को 200,000 का भुगतान किया था, लेकिन यह वह लाल लिफाफा था जो उनके माता पिता अनन्या शर्मा के लिए बनाना चाहते थे जब वह और अनन्या शर्मा जोंघाई लौट आए। परिवार में हर जगह पैसे का इस्तेमाल होता है, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने अनीता सक्सेना को 200,000 कहा, ताकि मेरे माता पिता के पास अधिक पैसा हो। अनीता सक्सेना को एक टेक्स्ट संदेश मिला और उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने 200,000 रुपये और मांगे थे तथा कहा था कि यह बहुत ज़्यादा है तथा 100,000 रुपये पर्याप्त हैं। पिछली बार जब मैंने पालना खरीदा था तो मेरे पास 80,000 से अधिक बचे हुए सामान थे और मेरे पास एक फ्रीजर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे। अर्जुन सक्सेना ने अनीता सक्सेना से कहा कि इसे रख लो बेटा, मैं अब बहुत पैसा कमा रहा हूँ। वह जानता था कि यदि उसने बहुत अधिक धन कमाया तो संभवतः वह उसे एकत्र नहीं कर पाएगा। 200,000 ही सही राशि थी। ठीक है, लेकिन अगली बार अपने माता पिता को इतने पैसे मत देना। तुम्हें और अनन्या को हर जगह पैसा खर्च करना है, और हाँ, पैसे फिजूल खर्ची मत करना और अनन्या को घूरने मत देना। जब तुम दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब तुम मुंबई में घर खरीदोगे। मैंने पता किया है, मुंबई में घर खरीदने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। बस कर दो, माँ ने कहा। हालांकि उनके बेटे को अब 20 मिलियन का बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन जो लोग व्यापार करते हैं उनके पास एक प्रकार का पैसा होता है जो उन्हें मिल सकता है, और कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। विशेष रूप से अनीता सक्सेना, जो दिवालियापन का अनुभव कर चुकी हैं, पैसे के महत्व को जानती हैं। जब दादाजी किन और दादी किन का पिछली बार निधन हुआ तो उन्होंने और पिताजी सक्सेना ने सचमुच खुद को दोषी ठहराया। दोनों ने जीवन भर कड़ी मेहनत की थी। उनकी मृत्यु के बाद वे दोनों एक जीवंत अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। हाथ में पैसा होने के कारण वह और अनन्या शर्मा हर समय किराए के मकान में नहीं रह सकते। उनके लिए मुंबई में अपना खुद का घर खरीदना बेहतर है। घर में 3 बच्चे हैं। आगे चलकर माता पिता एक कमरे में रहने आएंगे, सास ससुर एक कमरे में रहेंगे और वो और अनन्या शर्मा एक कमरे में रहेंगे। उन्हें एक स्टडी रूम और उनका नक्काशी वाला कमरा भी चाहिए। कम से कम 8 कमरे, कम से कम 300 वर्ग मीटर का विस्तार करना होगा। मुंबई के हुआनपुर जिले में 1,30,000, वसंत कुंज में 90,000, जुहुई जिले में 95,000 और मिन्होंग जिले में जहां उनका स्कूल है वहां की औसत कीमत भी 57,000 है। इन 300 वर्ग मीटर के हिसाब से घर की कीमत और टैक्स सीधे 2,000 हो जाएंगे। 10,000। पहले जब वह घर नहीं खरीदना चाहते थे तो ये ठीक था, लेकिन अब अर्जुन सक्सेना तब दंग रह गए जब उन्होंने अपनी मां से मुंबई में घर खरीदने की बात सुनी। पूर्व इतिहास शिक्षक संजीव के अनुसार आम लोगों के लिए मुंबई में घर खरीदना और वहां बसना वाकई मुश्किल है। इस 20 मिलियन की सूची को उसे पकड़ना है, स्क्रीन पर छा जाना है, ग्राहक को संतुष्ट करना है और इस बार प्रसिद्ध होने का प्रयास करना है। चाहे लकड़ी की नक्काशी हो या परमाणु नक्काशी, मूर्तिकार की प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। अनीता सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना, अर्जुन के पिता और अनन्या शर्मा के साथ चर्चा शुरू की कि कौन सा फ्रीजर खरीदा जाए। पहले खरीदा गया फ्रीजर एक खूबसूरत 200 लीटर का फ्रीजर था जिसे अनीता सक्सेना ने सेकंड हैंड बाजार से 500 रुपये में खरीदा था। फ्रॉस्टिंग की घटना बहुत गंभीर है और रेफ्रिजरेशन की तरफ से रेफ्रिजरेशन का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। मांस को 5 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, यह आसानी से खराब हो जाएगा। अगर कोई ग्राहक रात में अपने बर्तन लाने वाला हो तो उसे उनके बर्तन रखने पड़ते हैं। बस ऊपर वाले फ्रिज में रख दो। अनन्या शर्मा ने अनीता सक्सेना को फ्रीजर के बारे में बात करते सुना और अपने मोबाइल फ़ोन से ढूंढना शुरू कर दिया। अब उसे एक फ्रीजर मिल गया है जो उसे लगता है कि उसके मोबाइल फ़ोन से मिल सकता है और उसने उसे अर्जुन सक्सेना और बाकियों के सामने रख दिया और अर्जुन सक्सेना और अर्जुन के पिता किन को दे दिया। माँ देखो, उन्होंने परिचय देते हुए कहा, हेयर रेफ्रिजरेटर बना सकता है।
इस 3 दरवाज़ों वाले रेफ्रिजरेटेड और ताज़ा रखने वाले कैबिनेट की क्षमता 989 लीटर है, जो एक बड़ी क्षमता है, और इसमें 360 डिग्री सर्कुलेटिंग रेफ्रिजरेशन है। इसे एलईडी लाइट से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रथम श्रेणी की ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा की बचत और फ्लोरीन मुक्त डिज़ाइन है। फ्लोरीन के रिसाव की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और फ्लोरीन बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। बड़ा ब्रांड है, हालांकि आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी है और आफ्टर सेल्स गारंटीड है, लेकिन कीमत आम ब्रांड से थोड़ी ज़्यादा है। अब मेरा एक इवेंट है, मैंने चेक किया और सारे कूपन ले लिए। सबकी कीमत 8,000 रुपये है। हालांकि मुझे लगता है कि यह कीमत उचित है, क्योंकि चाचा चाची समूह में सब्जियां खरीदने के व्यवसाय में हैं और खरीदार समूह के मुखिया के घर में रखे फ्रीज़र को महत्व देते हैं। अगर फ्रीज़र का अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है तो उन्हें लगेगा कि वे खाना लेने में समय लगाएंगे और खाना अभी भी वहीं रहेगा। ये ताज़ा है और इसकी क्षमता भी ज़्यादा है। जमे हुए सामान के अलावा सब्जियां और फल भी इसमें डालकर एक पंक्ति में रखे जा सकते हैं, जो बहुत सुंदर भी है और ताजगी बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। मैंने ये तिजोरी खरीदी है। मुझे विश्वास है कि कुछ समय बाद और लोगों की बातों के बाद चाचा चाची का ग्रुप बाइंग बिजनेस बेहतर हो जाएगा। शुरुआत में अनीता सक्सेना को लगा कि कीमत बहुत ज़्यादा है। आखिरकार वे ग्रुप बाइंग बिजनेस में थे। वे आधे महीने से ऐसा कर रहे थे और तीनों प्लेटफॉर्म ने कुल मिलाकर 5,000 से ज़्यादा कमीशन कमाए थे। 8,000 रुपये का रेफ्रिजरेटर खरीदने से उनकी आय सीधे तौर पर खत्म हो गई, लेकिन मां को लगा कि अनन्या शर्मा का विचार सही था, क्योंकि न केवल उनका परिवार समूह खरीद खाद्य सामग्री का काम करता है, बल्कि 2 अन्य लोग भी हैं और सभी का मंच एक जैसा है, इसलिए यह प्रतिस्पर्धा सामने आती है। अगर उसका फ्रीज़र अच्छा और सुंदर होगा तो ग्राहकों को ज़्यादा सहजता होगी। हालांकि कहा जाता है कि समूह में खरीदी गई सब्जियां बाजार से सस्ती होती हैं, लेकिन खरीदार भी न सिर्फ सस्ती बल्कि ताज़ी सब्जियां खरीदना चाहते हैं। अनीता सक्सेना ने तुरंत कहा, ज़रा अनन्या की बात सुनो, मैंने ये खरीदा है और मुझे लगता है कि ये अच्छा लग रहा है। लांग लांग, अर्जुन, तुम दोनों क्या सोचते हो? यद्यपि अनीता सक्सेना ने निर्णय ले लिया था, फिर भी उन्हें अपने पति और बेटे की राय लेनी पड़ी। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि उनकी कोई राय नहीं है और अनन्या शर्मा सही थीं। अगर शुरुआती निवेश बढ़ता रहा तो बाद में होने वाली आय को कवर किया जा सकता है। पिताजी सक्सेना भी इसका समर्थन करते हैं। अनन्या, इसे आंटी के लिए खरीद लो और आंटी तुम्हें पैसे देंगी। मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अनन्या शर्मा से पैसे मांगे। अनन्या शर्मा ने जल्दी से अनीता सक्सेना का हाथ पकड़ लिया और कहा, आंटी, नहीं, मेरे हाथ में पैसे हैं और यह मुझे अर्जुन सक्सेना ने दिए हैं। तुम्हें मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, माँ, कोई ज़रूरत नहीं है, ये केवल 8,000 रुपये से अधिक है। यह अनन्या के दिल का एक हिस्सा है। जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो इसे स्वीकार कर सकते हैं। अनीता सक्सेना ने अर्जुन के पिता की ओर देखा। अर्जुन के पिता ने उन्हें सिर हिलाया। अनीता सक्सेना मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। अनन्या शर्मा ने ऑनलाइन ऑर्डर दिया और पता भर दिया, क्योंकि इसे जिंगडोंग हाई के प्रमुख स्टोर से खरीदा गया था और इसे परसों इंस्टॉलेशन के लिए दरवाजे पर पहुंचाया जा सकता था। अनीता सक्सेना परसों वहां आ सकती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए फ़ोन करना वाकई सुविधाजनक है। एक बड़ी चिंता का समाधान होने के बाद सभी लोग बहुत खुश थे। आरव को थोड़ी नींद आ रही थी और वह जम्हाई लेने लगा था। अनन्या शर्मा ने उन्हें उठाया और आराम करने के लिए ऊपर ले गईं। अर्जुन सक्सेना ने छोटे बच्चों की स्ट्रॉलर उठाए और साथ साथ ऊपर चले गए। ऊपर जाओ, आरव को पालने में लिटा दो और उसे रजाई उड़ा दो। तभी अनन्या शर्मा आन्या और संभाव को देखने गईं। अचानक उन्हें लगा कि दोनों नन्हे बच्चों की हालत थोड़ी गड़बड़ है और उन्होंने झट से आवाज़ लगाई, अर्जुन सक्सेना, आन्या और रिया को देखो, वे ज़्यादा ऊर्जावान नहीं लग रहे हैं। मैं बहुत बेचैनी से सो रहा था, बार बार अपना चेहरा खुजला रहा था और सिर हिला रहा था और मेरा मुंह सपाट था, मानो मैं कोई बुरा सपना देख रहा था। नहीं, आन्या को बुखार है, उसका माथा बहुत गर्म है। अर्जुन सक्सेना तुरंत वहां आए और उनका माथा गर्म था और पूरा व्यक्ति पसीने से तर था और छोटा चेहरा लाल हो गया था। चिंता मत करो, मैं टेस्ट करके देखूंगा कि उनका तापमान कितने डिग्री है। इतना कहकर अर्जुन सक्सेना तापमान जांचने वाली मशीन लेने चला गया और माँ किम को बच्चों का हालचाल जानने के लिए नीचे बुलाया। अर्जुन सक्सेना के शिन का माथा भी बहुत गर्म है और बुखार भी है। अनन्या शर्मा तो रोने ही वाली थी। 226 आन्या और संभाव बीमार हैं। अनन्या शर्मा बेचैनी से चिल्लाई। इस तापमान के कारण उसे छूने पर भी बहुत गर्मी महसूस हुई। हल्का बुखार नहीं है, कम से कम मध्यम या तेज बुखार। इतनी छोटी बच्ची अभी 3 महीने की ही हुई है। अगर उसे तेज बुखार हो जाए तो वह सोच भी नहीं सकती कि इससे उसके दिमाग जल जाएंगे या नहीं।
अनीता सक्सेना ने आकर हालचाल पूछा। अर्जुन सक्सेना माथे का थर्मामीटर लेकर आए थे और उन्होंने आन्या का स्कैन किया। नंबर देखते ही उनका चेहरा अचानक बदल गया। नहीं, 39 डिग्री है, तेज बुखार। उसने जल्दी से केशिन को फिर से साफ किया। यह 38.9 डिग्री था, साथ ही तेज बुखार भी। वह आरव का स्कैन कराने गए और आरव का तापमान सामान्य 37 डिग्री था। अस्पताल जाओ, माँ ने कहा। इस तेज बुखार को अस्पताल ले जाना चाहिए। अगर बुखार कम हो तो घर पर ही फिजिकल कूलिंग से इसे ठीक कर सकते हैं। अनन्या शर्मा की आंखें लाल थीं। उसने जल्दी से आन्या को उठाया और अर्जुन सक्सेना ने रिया को उठाया। अनीता सक्सेना उनके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन घर पर सो रहे सबसे बड़े पोते को देखते हुए अर्जुन के पिता के लिए अकेले घर पर उसकी देखभाल करना निश्चित रूप से संभव नहीं था। आरव रोया, पेशाब किया, खींचातानी की। अर्जुन के पिता का हाथ घायल हो गया था और वे आरव की बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर पा रहे थे। माँ, आप घर पर ही रहो और मैं और अनन्या अस्पताल जाते हैं, अनीता सक्सेना ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम दोनों को अपने बच्चे को गोद में लेकर लाइन में लगना होगा और बिल चुकाने होंगे। जगह ही नहीं है। कोई तो चाहिए जो तुम्हारी मदद कर सके। इस तरह चलो, पहले नीचे चलते हैं, दूसरी मंजिल पर जाते हैं। आप आरव को दूसरी मंजिल पर ले जाकर सुला सकते हैं और फिर मैं आपको आंटी जिया कहकर बुलाऊंगी ताकि आप आज रात आरव की मदद करें और उसकी देखभाल करें। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। अर्जुन सक्सेना ने केजिन को अनीता सक्सेना को पकड़ने के लिए दिया। अनन्या शर्मा और अनीता सक्सेना बच्चे के साथ पहले नीचे गए। अर्जुन सक्सेना ने एक हाथ में आरव और दूसरे में मुड़ा हुआ घुमक्कड़ पकड़ा और दूसरी मंजिल पर चले गए। दूसरी मंजिल पर बैठक में बैठे पिताजी सक्सेना ने भी ऊपर की बातचीत सुनी। ये जानते हुए कि दोनों पोतियों को तेज बुखार है और वे चिंता से मर गईं, उन्होंने उन्हें जल्दी से अस्पताल जाने और घर का काम उन पर छोड़ देने को कहा। आंटी जिया इसी गली में रहती हैं, अर्जुन सक्सेना के घर के बिल्कुल पास। अर्जुन सक्सेना ने आरव को बसाया। अपना पहचान पत्र, रिया और आन्या की घरेलू पंजीकरण पुस्तिका और सामाजिक सुरक्षा कार्ड उठाए। दोनों को एक बैग में रख लीजिए। जब वे पहली मंजिल पर पहुंचे तो आंटी जिया पहले ही घर के दरवाजे पर आ चुकी थीं और उन्होंने मां, अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा से बच्चों को जल्दी से अस्पताल ले जाने को कहा और आरव ने उन्हें ले जाने में उनकी मदद की। अनन्या शर्मा और अनीता सक्सेना दोनों कार में बैठीं और अर्जुन सक्सेना ने उनसे सीट बेल्ट बांधने को कहा। माँ, हम किस अस्पताल जा रहे हैं? शहर के अस्पताल या पारंपरिक अशोकपुरीय चिकित्सा पद्धति के अस्पताल, या फिर कहाँ? अर्जुन सक्सेना को इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब मैं पहले प्रसव पीड़ा में थी तब मैं प्रसव केंद्र में थी। अगर बच्चों को कोई समस्या होती थी तो प्रसव केंद्र के डॉक्टर पूरी प्रक्रिया का समाधान करते थे। बाद में एकांतवास के बाद तीनों छोटे बच्चे स्वस्थ थे और उनमें कोई बीमारी नहीं थी। माकिन ने कहा, अर्जुन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल जाओ। तुम पहले गाड़ी चलाओ और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। पहले आप घूमें। ठीक है माँ। अनन्या, क्या तुम दोनों ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली है? अर्जुन सक्सेना ने यकीन से पूछा। क्योंकि वह जल्दी में है इसलिए बाद में गति बहुत तेज हो सकती है, लेकिन पहले सुनिश्चित करें कि माँ और अनन्या शर्मा अपनी सीट बेल्ट बांध लें ताकि सभी सुरक्षित रहें। ये तो बंधा हुआ है, माँ ने कहा। अनन्या शर्मा बिल्कुल अवाक थी। उसकी आंखें आंसुओं से लाल थीं और वह अपना सिर नीचे करके मुलायम रुमाल से अपनी बाहों में लिपटे अनन्या के पसीने को पोंछती रही। इस समय अर्जुन सक्सेना ने कार के अगले हिस्से को समायोजित किया। माँ ने निर्देश दिया, आगे जाओ और दाहिनी ओर मुड़ो, फिर सीधे जाओ। उस समय भीड़भाड़ का समय था और बहुत सारी गाड़ियां थीं। अर्जुन सक्सेना की कार दाहिनी ओर मुड़ी और मुख्य सड़क पर पहुंचने पर उसने अपने सामने कारों की एक कतार देखी। अनन्या शर्मा चिंतित थी, क्या कोई ट्रैफिक जाम नहीं है? अर्जुन सक्सेना की आंखें सिकुड़ गईं और उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया और बोला, अनन्या, मम्मी, तुम दोनों बैठ जाओ। इतना कहकर अर्जुन सक्सेना तेजी से कारों के बीच घूमने लगे। इसके लिए बहुत अधिक ड्राइविंग कौशल की आवश्यकता होती है। अनन्या शर्मा और अनीता सक्सेना दोनों को सिहरन महसूस हुई, लेकिन कार को स्थिर देखकर और यह सोचकर कि उनकी गोद में बच्चे को तेज बुखार है, दोनों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बच्चे को कसकर गले लगा लिया और अपने शरीर को स्थिर किया। दोनों कारों के बीच थोड़ी दूरी होती है, लेकिन कई लोग कार के रगड़ खाने के डर से उस छोटी दूरी तक गाड़ी चलाने से डरते हैं। अर्जुन सक्सेना सीधे गाड़ी चलाकर आए। बाईं और दाईं ओर की कारों से केवल 5 सेमी से भी कम दूरी पर उन्हें छुए बिना वह तेजी से आगे निकल गए। बाईं और दाईं ओर के वाहन चालक चौंक गए। घास, अभी इतनी दूर से भी वो उसे देख पा रहा था। ये तो कमाल है, मैं तो डर के मारे पागल हो गया। पीछे बैठे लोगों ने जब अर्जुन सक्सेना की कार को आगे बढ़ते देखा तो सब हैरान रह गए। वाह, कमाल की है, मैं उस छोटे से गैप से भी निकल सकता हूँ।
मैं तो कभी हिम्मत ही नहीं कर सकता था इसे चलाने की। ये BMW एक रेसिंग ड्राइवर हो सकता है। जब अन्य लोग अर्जुन सक्सेना के ड्राइविंग कौशल की प्रशंसा करते थे तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती थी। वह बस जल्दी से गाड़ी चलाकर सुरक्षित रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल पहुंचना चाहता था। सौभाग्य से अर्जुन सक्सेना ने अपनी ड्राइविंग स्किल्स को सक्रिय करने के बाद अपनी ड्राइविंग स्किल्स को बेहतरीन बना लिया। उनके साथ सहायक सड़क से ट्रैफिक में आई कार अभी 100 मीटर भी नहीं चली थी और वह पहले ही 3 ट्रैफिक लाइटें पार कर चुका था। माँ, कितनी दूर है? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। ज्यादा दूर नहीं है, सामने ट्रैफिक लाइट है, बाएं मुड़ो, सीधे जाओ, ढलान से नीचे जाओ और फिर दाएं मुड़कर पहुंच जाओ। मुझे चिंता है कि वहां पार्किंग मुश्किल होगी, माँ ने बेचैनी से कहा। लखनऊ के मध्य में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य चिकित्सालय का स्थान एक सुनहरी गली है जहां प्रमुख दुकानें, दवा दुकानें, पैदल मार्ग आदि सभी स्थित हैं। वहां बहुत अधिक यातायात है। आज फिर सोमवार है, शाम 5:40 बजे, काम से छुट्टी के बाद का व्यस्त समय। जब अर्जुन सक्सेना अपनी कार लेकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वहां वास्तव में पार्किंग की कोई जगह नहीं थी। अस्पताल में पार्किंग की कोई जगह नहीं है, इसलिए आप गाड़ी चलाकर अंदर नहीं जा सकते। माँ किन जल्दी में थी और अनन्या शर्मा भी। अनीता सक्सेना ने शिकायत की, इस अस्पताल के प्रवेश द्वार पर बहुत भीड़ रहती है और नए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल की मरम्मत भी नहीं हुई है। यहाँ गाड़ियों को पार्क करना मुश्किल है। इस बारे में क्या? सड़क के किनारे पार्किंग करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि सड़क के किनारे सभी कारें पहले से ही खड़ी होती हैं, इसलिए उन्हें रुकना पड़ता है और केवल कार के बगल में ही पार्क किया जा सकता है। लेकिन छोटे शहरों में बहुत सारी मोटरसाइकिलें होती हैं और यहाँ उतरना बहुत असुरक्षित है। इसके अलावा वे दोनों अभी भी बच्चे को पकड़े हुए हैं, जो और भी असुरक्षित है। अर्जुन सक्सेना यहाँ से उतरना नहीं चाहेंगे। माँ, अनन्या, तुम दोनों चिंता मत करो, मुझे एक पार्किंग की जगह दिख रही है। वह पार्किंग सड़क के किनारे है, लेकिन सड़क के किनारे एक फायर हाइड्रेंट है। बहुत से लोग अपनी गाड़ियां वहां पार्क करने की हिम्मत नहीं करते और वे आसानी से फायर हाइड्रेंट से टकरा जाती हैं। लेकिन अर्जुन सक्सेना का अनुमान है कि उनकी वर्तमान तकनीक रुक सकती है। तुरंत ही अर्जुन सक्सेना कार लेकर वहां पहुंचे। गैराज में पीछे की ओर जाना शुरू करें। कोई देख रहा था और उत्साही लोगों ने उसे वहां गाड़ी खड़ी न करने को कहा और वह अंदर नहीं जा सका। एक ऐसा भी था जो दक्षिणी दीवार से नहीं टकराया और न ही पीछे मुड़ा। उसने गाड़ी ऊपर की ओर बढ़ाई और सीधे पिछले बम्पर से टकराए। और अर्जुन सक्सेना का शरीर बहुत लंबा है, जिससे उसमें पार्किंग करना और भी मुश्किल हो जाता है। उसे परेशान न करें, अन्यथा उसे उस समय कार की मरम्मत करनी पड़ेगी, जिसमें पैसे खर्च होंगे। अनीता सक्सेना ने उनसे पूछा कि आसपास पार्किंग कहाँ है। उन्होंने बताया कि पार्किंग दूर है। अंदाजा है कि दूसरी गली में सुपरमार्केट की पार्किंग गाड़ियों से भरी होगी। अर्जुन सक्सेना उस समय कार को पीछे कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वह पीछे जा सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील को कई बार मोड़ने के बाद कार सीधे पार्क की गई। शरीर ने अग्नि हाइड्रेंट को 5 सेमी अतीत में रगड़ दिया और पूरी कार भी पार्क की गई। कार दाहिनी ओर स्थित बड़े पेड़ से केवल 3 सेमी दूर थी और वह लगभग उससे टकरा गई। स्टॉल के बगल में कार खड़ी करने वाला उत्साही व्यक्ति दंग रह गया और उसने अर्जुन सक्सेना के ड्राइविंग कौशल की प्रशंसा की। इससे कार पार्क की जा सकती है। अर्जुन सक्सेना के पास उस समय तारीफों पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसने गौर से देखा तो पाया कि बाईं तरफ का दरवाज़ा इसलिए नहीं खुल पा रहा था क्योंकि गाड़ी बाईं तरफ खड़ी थी। दाईं ओर एक पेड़ है। पेड़ का व्यास काफ़ी बड़ा है। हालांकि पेड़ के दूसरी तरफ एक कार खड़ी है, फिर भी दाईं ओर का दरवाज़ा खोला जा सकता है। माँ, अनन्या, तुम लोग गाड़ी में इंतज़ार कर रही हो, मैं पहले दरवाज़ा खोलने के लिए दाईं ओर जाऊँगा। ये कहकर अर्जुन सक्सेना ने सीट पीछे करके ड्राइवर सीट की जगह थोड़ी चौड़ी कर दी, फिर ड्राइवर सीट पर पैर रखा और पैसेंजर सीट के उस पार कदम रखा। दरवाज़ा खोला और गाड़ी से बाहर निकल गया। ड्राइवर की सीट से लेकर सह पायलट की सीट तक एक बच्चे के लिए चलना आसान है और एक छोटी लड़की के लिए इसे चलाना आसान है, लेकिन अर्जुन सक्सेना के लिए यह वास्तव में कठिन है, जो 183 सेमी लंबा और युवा और मजबूत है। लेकिन ये सोचकर कि दोनों बेटियों को तेज बुखार है, अर्जुन सक्सेना यात्री सीट पर चले गए और दरवाज़ा खोल दिया। इस वक्त उसके माथे पर पसीने की एक पतली परत थी। उसे संभालने का वक्त ही नहीं था। उसने पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोला, अनीता सक्सेना की गोद से रिया को उठाया और अनीता सक्सेना कार से बाहर निकल गई। अनीता सक्सेना ने अनन्या को अनन्या शर्मा की गोद में ले लिया और अनन्या शर्मा सुचेन की पहचान, बच्चे की घरेलू पंजीकरण पुस्तिका और मेडिकल बीमा कार्ड युक्त सूचना बैग के साथ कार से बाहर निकल गईं। कार का दरवाज़ा बंद करने और लॉक लगाने के बाद तीनों बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल की ओर दौड़े।
हालांकि अनीता सक्सेना कई बार लखनऊ के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल आ चुकी हैं, लेकिन वह हमेशा रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ नवजात शिशुओं को देखने आती रही हैं और वह यहाँ के बाल रोग विभाग में कभी नहीं गई हैं। लोगों से पूछें कि शिशु रोग विशेषज्ञ कहाँ है और फिर पंजीकरण कराएं। पंजीकृत नंबर लें और तीसरी मंजिल पर जाएं जहां बाल रोग विशेषज्ञ हैं। जब मैं तीसरी मंजिल पर आया तो वहां बाल रोग विशेषज्ञ के पास बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे। वे सभी 1 या 2 साल के बच्चों या शिशुओं को डॉक्टर के पास लाने के लिए आ रहे हैं। आगे लाइन में बहुत अधिक लोग थे। अनीता सक्सेना जल्दी में थी और इसलिए इसे पहले नहीं देख सकी, क्योंकि सभी लोग डॉक्टर को दिखाने आए थे और उन्हें इसे देखने जाने से पहले नर्स को बुलाना था। अनीता सक्सेना ने जल्दी से अर्जुन के पिता को फ़ोन किया और पूछा कि क्या उनका कोई परिचित है जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल के बाल रोग विभाग में काम करता है। देखते हैं कि पहले हम आन्या और रिया के लिए कोई रिश्ता ढूंढ पाते हैं या नहीं। मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं। मैंने नंबर देखा और हमें बुलाने से पहले अभी भी 20 लोग हैं। माँ ने घबराकर कहा, चूंकि बच्चे, विशेष रूप से शिशु, सर्दी और बुखार से ग्रस्त होते हैं, इसलिए लखनऊ में सबसे अच्छा बाल चिकित्सा विभाग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल का बाल चिकित्सा विभाग है। इसलिए हर कोई अपने शिशुओं को डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ लाने के लिए दौड़ा। वहाँ केवल 2 डॉक्टर हैं। शाम को 6 बजे काम से छुट्टी मिलनी है। कई माता पिता थोड़े चिंतित थे, लेकिन सौभाग्य से नर्स ने बाहर आकर सभी को बताया कि जब तक सभी ने पंजीकरण करा लिया है, डॉक्टर आज इसे पढ़ेंगे, इसलिए सभी निश्चिंत हो सकते हैं। अर्जुन के पिता ने अनीता सक्सेना से कहा, बाल रोग, मुझे वास्तव में याद नहीं है कि बाल रोग में कौन है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो प्रसूति और स्त्री रोग जानते हैं। ठीक है, आप प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में अपनी किसी जान पहचान वाले को फ़ोन करके पूछ सकती हैं कि क्या कोई उपाय है। पहले आन्या और रिया को डॉक्टर के पास ले चलो। अच्छा है। थोड़ी देर बाद अर्जुन के पिता ने अनीता सक्सेना को फ़ोन किया और पूछा कि वे कहाँ हैं। अनीता सक्सेना और बाकी लोगों की पुष्टि करने के बाद अर्जुन के पिता ने कहा, लुओ जिंग, तुम और लांगलांग और बाकी लोग पहले वहां इंतजार करेंगे। किनरू, उसकी भाभी, वांगली, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में हैं और संयोग से अभी रात की पाली में हैं और उन्होंने कहा है कि एक रास्ता है, वो तुम्हारे पास आएंगी। ठीक है वांगली, वैसे वो यहाँ प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में है। ठीक है, मैं यहीं उसका इंतजार करूंगी, माँ ने कहा। फ़ोन रखने के बाद अनीता सक्सेना अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा के पास आई और दोनों छोटी पोतियों को देखा जो बहुत असहज और रो रही थीं, अपने होंठ भींचे हुए थीं और उनमें रोने की ताकत नहीं थी। उन्होंने अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा से कहा कि वे चिंता न करें। थोड़ी देर बाद वांगली आई और उसने माँ किन से कहा कि वह बच्चे को अपने साथ ले जाए। तीसरी मंजिल से नीचे जाने के बाद वांगली ने उन्हें बताया कि बाह्य रोगी विभाग में कतार लगी हुई है और वह अंतः रोगी विभाग में जा सकती है, जहां उसका एक परिचित शिशु रोग विशेषज्ञ है। जब मैं इनपेशेंट विभाग में पहुंचा तो मैंने बाल रोग विशेषज्ञ से मुलाकात की। डॉक्टर ने दोनों शिशुओं का तापमान जांचा, जीभ की परत देखी और फिर आदेश दिया कि पहले शिशु का रक्त परीक्षण किया जाए और फिर परिणामों का इंतजार किया जाए, क्योंकि रक्त परीक्षण के परिणामों का उपयोग ये देखने के लिए किया जाता है कि क्या तेज बुखार वायरस के हस्तक्षेप के कारण है या तेज बुखार का कारण क्या है। लक्षणात्मक उपचार की आवश्यकता है। चूंकि यह अंतःरोगी विभाग है, इसलिए यहाँ नर्सें और सिस्टर रक्त निकालती हैं, इसलिए रक्त निकालने के लिए निर्धारित स्थान पर लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। वांगली ने नर्स से अर्जुन सक्सेना के परिवार के 2 बच्चों के लिए एक छोटा सा बिस्तर लगाने को कहा और वे हमेशा उन्हें गोद में लिए रहते थे। न सिर्फ बच्चों को असुविधा होती थी, बल्कि बड़ों के हाथ भी दुखते थे। बच्चों के आंतरिक रोगी विभाग में अभी भी बिस्तर खाली हैं और नर्स ने इसकी व्यवस्था कर दी है। फिर उन्होंने अर्जुन सक्सेना से कहा, हमने खून जांच के लिए भेज दिया है, लेकिन रिपोर्ट आने में 2 घंटे लगेंगे। इन 2 घंटों में आपके परिवार वाले पहले दोनों बच्चों को शारीरिक रूप से ठंडा कर सकते हैं। उन्हें सहज बनाएं। शारीरिक शीतलन की विधि है, अपने कपड़े कम करें और फिर अपने शरीर को 37 डिग्री और 40 डिग्री के बीच गर्म पानी से रगड़ें। विशेष रूप से उनके माथे, गर्दन, कमर, पेट, खांचे और बगल को रगड़ने पर ध्यान दें। आप अपने बच्चे के पैरों को गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। गर्म पानी बच्चे के टखनों को नहीं ढकना चाहिए, जिससे रक्त संचार बढ़ेगा और गर्मी तेजी से बाहर निकलेगी। साथ ही बच्चे के हाथ पैरों को रगड़ें और गर्म पानी पिलाएं। अनन्या शर्मा ने उसके बगल में खड़े होकर अपने मोबाइल फ़ोन पर यह सब रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि बाद में वह चिंतित हो जाएगा और सब कुछ भूल जाएगा। तीनों बच्चों को पहले कभी बुखार नहीं आया था, लेकिन इस बार रिया और अन्या को अचानक इतना तेज बुखार आ गया। अनन्या शर्मा इतनी घबरा गई कि उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थीं। ठीक है, हमें याद है, शुक्रिया।
अर्जुन सक्सेना ने नर्स से कहा। नर्स के जाने के बाद अनीता सक्सेना ने कहा, मैं तौलिया और बेसिन खरीदने बाहर जाऊंगी। इसके बाद अनीता सक्सेना जल्दी में वहां से चली गईं। वांगेली ने उन्हें नतीजों के लिए यहीं इंतजार करने को कहा। नर्स उनके आने पर नतीजे बता देगी और फिर नतीजे लेकर अभी डॉक्टर काओ के पास डॉक्टर से मिलने चली जाएगी। उसे कुछ और काम है, इसलिए वह पहले निकल जाएगी और अगर अर्जुन सक्सेना को कुछ हो तो उसे फ़ोन कर लेने देगी। फ़ोन। अर्जुन सक्सेना ने वांगेली को भेज दिया और वापस आकर देखा कि अनन्या शर्मा नर्स द्वारा बताई गई शारीरिक शीतलन विधि को दोहरा रही है। अर्जुन सक्सेना को अंदर आते देख उसने अर्जुन सक्सेना से कहा, अर्जुन सक्सेना, हम पहले बच्चों के हाथ पैर रगड़ सकते हैं। क्योंकि अनीता सक्सेना अभी अभी वॉश बेसिन और तौलिया खरीदने गई थी और इन उपकरणों के बिना बच्चे को गर्म पानी से ठंडा करने का कोई तरीका नहीं है। तो अनन्या शर्मा देखना चाहती थी कि क्या कोई और शारीरिक शीतलन विधियां भी हैं। नर्स ने बहुत जल्दी कह दिया, लेकिन अनन्या शर्मा को ये बात समझ नहीं आई, इसलिए दोबारा सुनने पर उन्हें पता चला कि कुछ विधियां हैं जिनका अभी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, पहले इनके कपड़े कम कर देते हैं। यहाँ एयर कंडीशनर है, बस इन्हें छोटे कपड़े पहना दो, फिर इनके हाथ पैर दबाकर गर्मी भगा दो। अर्जुन सक्सेना पलंग के दूसरी तरफ आ गया। हाँ, आप उनके कपड़े भी कम कर सकते हैं। अनन्या शर्मा अधीर थी, उसका दिमाग गड़बड़ था और उसका IQ जाहिर तौर पर आम परीक्षाओं की तुलना में काफ़ी कम था। शायद यह अराजकता की देखभाल है। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा की चिंता और आत्मग्लानि से भरी नज़रों को देखा और कहा, अनन्या, चिंता मत करो, हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। वह वास्तव में बहुत चिंतित है कि बच्चे के तेज बुखार का असर उसके शरीर पर पड़ेगा। हालांकि चूंकि यह पहले ही हो चुका है, इसलिए इसे चरणबद्ध तरीके से तर्कसंगत रूप से करने की आवश्यकता है, अन्यथा शिशुओं को तेज बुखार होना बहुत आसान है और वयस्क पहले गिर जाएंगे। खैर, अनन्या शर्मा ने ऐसा कहा, लेकिन फिर भी आंसू बह निकले। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, केशिन के लिए धीरे से अपने कपड़े उतारे और फिर अस्पताल के बिस्तर के पास बैठकर अपनी हथेलियां रगड़ने लगी। अर्जुन सक्सेना ने देखा कि उसका मूड थोड़ा बेहतर हो गया है, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं कहा। यदि उसे 2 बच्चों की देखभाल नहीं करनी होती तो वह बस उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था और उसे अच्छी तरह गर्म करना चाहता था। लेकिन अब वह आन्या की हथेली सहलाना चाहता है। हालांकि वह अपनी पत्नी को गले नहीं लगा पा रहे थे। अर्जुन सक्सेना ने इस विषय पर विचार किया और अनन्या शर्मा से बातचीत की। मुझे याद है कि जब मैं 6 साल का था तब मुझे तेज बुखार आया था। उस समय मैं पूरी तरह से उलझन में था और मैं पूरी तरह से उलझन में था। आधी रात को भी मेरे पिताजी मुझे अस्पताल ले गए। मुझे ठीक समय याद नहीं, लेकिन आखिर में बुखार उतर गया होगा। देखिए, मैं अब भी उतना ही समझदार हूँ। तेज बुखार होने से मैं बेवकूफ़ नहीं बन गया। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। मैंने अभी अभी अनन्या और रिया को 3 महीने की उम्र में ही इतना तेज बुखार आते देखा है। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं इससे उनके दिमागी विकास पर असर तो नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि मैं 3 महीने की उम्र में ज्वरनाशक दवा ले सकती हूँ या नहीं। यदि आप दवा नहीं ले सकते तो आप क्या कर सकते हैं? इससे पहले अस्पताल और प्रसूति केंद्र में बच्चे को कुछ समस्याएं थीं और उन्होंने दवा नहीं ली और उन्हें विभिन्न प्राकृतिक उपचारों द्वारा हल किया गया। बात करते हुए अनन्या शर्मा खुद को रोक नहीं पाईं और फूट फूट कर रोने लगीं। अनन्या, खुश हो जाओ, 3 महीने का बच्चा दवा ले सकता है, बशर्ते खुराक डॉक्टर के नियंत्रण में हो, सुरक्षित है। अर्जुन सक्सेना ने अपने मोबाइल फ़ोन में मिली जानकारी निकाली और अनन्या शर्मा को दिखाए। इसे देखने के बाद आखिरकार अनन्या शर्मा को राहत मिली। फिर तो डॉक्टर की सलाह माननी ही पड़ेगी। बच्चे का शरीर बहुत नाजुक है, यह ज़रूरी है। बच्चे की दवा का इंतज़ाम डॉक्टर को करना होगा और यह अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की मौत भी हो सकती है। यह एक ऐसा बोझ है जिसे हर परिवार नहीं उठा सकता। दोनों छोटे बच्चों के कपड़े उतारने और कुछ देर तक उनकी हथेलियों को रगड़ने के बाद दोनों छोटे बच्चों की भौहें अंततः थोड़ी सी चौड़ी हो गईं। हालांकि उसके मुंह के कोने अभी भी सपाट थे, जो असुविधाजनक था। ये देखकर अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा बहुत व्यथित हो जाते हैं। अनीता सक्सेना ने जल्दी से एक वॉश बेसिन, तौलिया और पानी के तापमान का थर्मामीटर खरीदा और दौड़कर वहां पहुंची। फिर वे तीनों एक साथ हो गए। वार्ड में शौचालय और गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध है। अनीता सक्सेना ने 1 दर्जन तौलिए, 10 रुपये और 4 वॉश बेसिन खरीदे। पानी का तापमान मापने के लिए 4 थर्मामीटर खरीदे। क्योंकि हाथ पानी के तापमान को सही ढंग से नहीं माप सकता है, भले ही इसे मोटे तौर पर मापा जा सके, अनीता सक्सेना ये शर्त लगाने की हिम्मत नहीं करती है, इसलिए वह अभी भी पानी के तापमान के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक थर्मामीटर खरीदती है। ये पैसा खर्च करना होगा।
अनन्या शर्मा ने देखा कि दोनों बच्चे अर्जुन सक्सेना और अनीता सक्सेना वॉश बेसिन और तौलिए धो रहे थे। धोने के बाद वॉश बेसिन को पानी से भर दें। हर वॉश बेसिन के किनारे पानी के तापमान का थर्मामीटर लगा होता है। यह थर्मामीटर एक छोटी डॉल्फिन के आकार का होता है। पानी में डालने पर यह पानी की सतह पर तैरता है, जो बहुत सुरक्षित और सुविधाजनक है। तापमान देखें। प्रत्येक वॉश बेसिन का पानी का तापमान 37 डिग्री से 40 डिग्री के बीच नियंत्रित किया जाता है। पानी भरने के बाद वॉश बेसिन को अस्पताल के बिस्तर के पास ले जाएं। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने दोनों नन्हे मुन्नों को गले लगाया और उनके पैर भिगोए। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने अभी अभी अपने छोटे छोटे मोजे उतारे थे। इस समय मुझे तेज बुखार है और दोनों छोटे बच्चे बेहोश होकर सो रहे हैं। अनीता सक्सेना ने एक तौलिया गीला किया, उसे निचोड़ा और बारी बारी से दोनों छोटी पोतियों के माथे पर लगाया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से किन्मेई की आवाज आई, लुओ जिंग। अर्जुन, बड़ी बहन, आ गया, तुम अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। माँ ने किन्मेई की आवाज़ सुनी और जल्दी से चिल्लाईं। क्योंकि वे तीनों एक साथ व्यस्त हैं, वे व्यस्त नहीं हो सकते। यदि एक और व्यक्ति मदद करे तो दोनों छोटी पोतियों को शारीरिक रूप से ठंडक मिल सकती है। इसलिए खरीदारी करने जाते समय उसने जल्दी से किन्मेई को फ़ोन किया और पता बताया। पिता किन ने सोचा कि माँ किन और अन्य लोग बहुत व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने किन्मेई को जल्दी बुलाया। जब माँ ने किन्मेई को बुलाया तो किन्मेई पहले से ही अस्पताल के रास्ते पर थी। किन्मेई ने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। दृश्य देखकर उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया, अपना बैग काउंटर पर रख दिया और हाथ धोने चली गई। दीदी, वॉश बेसिन में पानी देखो, पानी का तापमान कितना है? 37 डिग्री से 40 डिग्री के बीच, और फिर इसे यहाँ लाओ, हम आन्या और रिया के शरीर पोंछेंगे। ठीक है, पानी का तापमान अभी भी 38 डिग्री है, मैं इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल दूंगा। गर्म पानी मिलाने के बाद पानी का तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया। किन्मेई वॉश बेसिन ले आए। माँ आन्या के शरीर को रगड़ने के लिए जिम्मेदार है और किन्मेई रिया के शरीर को रगड़ने के लिए जिम्मेदार है। माथे, गर्दन, पेट की नाली और बगलों को पोंछने पर ध्यान दो, माँ ने कहा। कुशलता से काम करते हुए किन्मेई ने कहा, ठीक है, मुझे ये पता है। मेरे परिवार की बेटी यूयू को भी 6 महीने की उम्र में तेज बुखार हुआ था और उस समय हमारे परिवार को बहुत चिंता हुई थी। चिंता न करें, यदि आप ज्वरनाशक दवाएं लेंगी तो आपके बच्चे का बुखार कम हो जाएगा। आज तुम कहाँ थे? आन्या और रिया दोनों को तेज बुखार क्यों है? आरव ठीक तो है? माँ ने कहा, आरव ठीक है। आज हम लांग लांग, अनन्या और 3 छोटे बच्चों को तुम्हारे माता पिता से मिलने ले गए थे। शायद पहाड़ पर तापमान ठंडा है। आन्या और रिया के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, इसलिए मैं बुखार लेकर वापस आ गई। जैसे ही किन्मेई ने यह सुना, उसने तुरंत कहा, ओह लुओ जिंग, तीनों बच्चे केवल 3 महीने के हैं, उन्हें उस तरह की जगह पर मत ले जाओ। वह जगह एक यिन घर है और यिन क्यूई भारी है, जो बच्चे के शरीर के लिए अच्छा नहीं है। खैर, ये भी है कि बच्चा छोटा है, कुछ चीज़ें देखना आसान है जो हम नहीं देख सकते हैं। कुल मिलाकर 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उस तरह की जगह पर जाने की सिफारिश नहीं की जाती है। मेरे परिवार से पहले यूयू भी ऐसा ही था। जब मैं 1 साल का था तब चिंगमिंग उत्सव था। मैं उसे अपने साथ घूमने ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी सास ने मुझे उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, इससे बीमार पड़ना आसान है और मैं डरता हूँ, और भी कई आध्यात्मिक बातें हैं। अनीता सक्सेना एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गईं और बोलीं, यह मामला अभी भी है। उसे सच में इस बारे में पता ही नहीं था। जब उसने अर्जुन सक्सेना को जन्म दिया तो उसका जन्म जोंगहाई में हुआ था और वह भी जोंगहाई में ही प्रसव वेदना में थी। अर्जुन सक्सेना के दादा दादी ही उसकी देखभाल के लिए जोंगहाई आए थे। फिर किंगमिंग फेस्टिवल के दौरान आमतौर पर डैड सक्सेना घूमने के लिए वापस आते हैं और वह और अर्जुन सक्सेना जोंगहाई में होते हैं। बाद में अर्जुन सक्सेना बड़े हो गए और 5-6 साल के होने पर कार लेना आसान हो गया। छिंगमिंग त्योहार पर सब लोग घर जाकर सामान लटका देते थे। यदि किन्मेई ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो उसे पता भी नहीं चलता कि ऐसा कोई बयान था। पिताजी सक्सेना को भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं निश्चित रूप से स्तनपान कराने वाले बच्चों को नहीं जाने देती। ये पहली बार था कि अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने ये बयान सुना, क्योंकि वे दोनों 19 और 20 साल के कॉलेज छात्र थे और उन्हें इन लोक मामलों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। खैर, जब आरव और बाकी बच्चे 3 साल से कम उम्र के हों तो उन्हें उन जगहों पर अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए मत ले जाए। हालांकि यह तत्वमीमांसा का विषय है, इतने सारे लोगों के ऐसा करने का कोई वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, लेकिन ये केवल अस्थायी है, इसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिली है।
अनीता सक्सेना ने कहा, ठीक है। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने एक दूसरे की तरफ देखा। हालांकि वे नए जमाने के युवा थे, उन्हें उन भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं था, पर यह मामला वाकई रहस्यमय था। अनन्या शर्मा ने कहा, आरव से पहले वे सभी बीमार थे और उन्हें कभी बुखार नहीं आया था। इस बार पहाड़ से लौटने के बाद तीनों छोटे बच्चे रास्ते में ही सो गए। लौटने के बाद मैंने उन्हें ऊपर सुला दिया। जब वे ऊपर देखने गए तो रिया और अनन्या बेचैनी से भरी हुई थीं, मानो वे किसी बुरे सपने में हों, और फिर जब उन्होंने उसे छुआ तो पाया कि उनकी बहनों को तेज बुखार था। किनमेई ने कहा, अगर तुम रास्ते में सो गए तो बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा होगी। जब तुम उन्हें वापस लाओगे तो तुम उन्हें रास्ते में सोने नहीं दे सकते और तुम्हें उनका नाम पुकारना होगा। ये कहते हुए किनमेई ने रिया को नहलाया और चिल्लाई, रिया सक्सेना, हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। आप इस तरह चिल्ला सकते हैं। अनीता सक्सेना भी चिल्लाई, आन्या सक्सेना, दादी के साथ घर जाओ, हम बाहर नहीं खेल रहे हैं, दादी के साथ घर जाओ। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा खुद को एक साथ चिल्लाने से नहीं रोक सके। क्योंकि यह मामला उनकी दो बेटियों से संबंधित है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उपयोगी है या नहीं। आइए पहले इसके बारे में बात करें। वॉश बेसिन में पानी का थर्मामीटर लगा है। 4 लोग मिलकर दोनों बच्चों की देखभाल करते हैं। पर्याप्त जनशक्ति है। पानी का तापमान 37 डिग्री तक गिर जाने पर माँ और किनमेई पानी बदलने जाती हैं और फिर आन्या और रिया के पैर धोती हैं। स्पंज बाथ लें, फिर नहाते समय उनके नाम पुकारें। लगभग 1 घंटे बाद जब वे चारों थोड़ी थक गई थीं, तब दोनों छोटी लड़कियों ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं और वे स्तब्ध थीं। अनीता सक्सेना ने दोनों का तापमान जांचने के लिए माथे का थर्मामीटर ढूंढा और पाया कि दोनों छोटी बच्चियों के शरीर का तापमान थोड़ा कम हो गया था। आन्या का 38.9 डिग्री है और रिया का 38.8 डिग्री है, दोनों में 0.1 डिग्री की कमी हुई है। आन्या, रिया, माँ और पिताजी यहाँ हैं। मुश्किल है ना? कोई बात नहीं, मम्मी पापा तुम्हें जल्द ही ठीक कर देंगे। आधे घंटे बाद नर्स ने रक्त परीक्षण और अन्य परीक्षणों की रिपोर्ट भेजी और कहा कि शिशुओं को डॉक्टर के पास ले जाया जा सकता है। चारों ने बच्चे को कपड़े पहनाए और उसे डॉक्टर के पास ले गए। दोनों बच्चों की जांच रिपोर्ट पढ़ने के बाद डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि आन्या और रिया को वायरल संक्रमण के कारण तेज बुखार था, जो अपेक्षाकृत सामान्य था, इसलिए उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। बच्चा कितने साल का है? 3 महीने और 2 दिन। फिर आप उन्हें कोई ज्वरनाशक दवा दे सकते हैं। इस ज्वरनाशक दवा का इस्तेमाल मेरे द्वारा लिखी विधि और खुराक के अनुसार ही करना है और ज्यादा मात्रा में न लें। डॉक्टर ने कंप्यूटर पर टाइप करते हुए चेतावनी दी। ठीक है, अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा इस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चे के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और दवा मानक से ज्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा ज्वरनाशक दवा लेने के बाद भी आप उनके लिए भौतिक शीतलन का उपयोग जारी रख सकते हैं। क्या जियो जियांग ने आपको भौतिक शीतलन विधि के बारे में बताया? कहो, हम ये करेंगे। ठीक है, बच्चों को ज्यादा गर्म पानी पिलाएं और उन्हें शारीरिक रूप से ठंडा करें। जब बच्चों का तापमान लगभग 38 डिग्री तक गिर जाए तो आप शारीरिक रूप से ठंडा करना बंद कर सकते हैं। बस उन्हें ज्यादा गर्म पानी दें और बच्चों को पसीना आने दें। ठीक है, अर्जुन सक्सेना को डॉक्टर की कही हर बात याद आ गई। दवा लिखने के बाद वह नीचे रोगी विभाग में बने भुगतान कार्यालय में फीस भरने गया। दवा लेने के बाद अर्जुन सक्सेना सबको घर वापस ले गया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने दूसरी मंजिल से आरव के रोने की आवाज सुनी। अर्जुन सक्सेना कुछ कदम आगे बढ़ा और उसने देखा कि आंटी जिया आरव को पकड़े हुए लिविंग रूम में घूम रही हैं और पापा सक्सेना उनके बगल में एक खड़खड़ाहट के साथ आरव को चिढ़ा रहे थे, लेकिन आरव अपनी आवाज के शीर्ष पर रो रहा था, आंसू जैसे कि बीन्स आमतौर पर नीचे गिरते हैं। छोटे सिर ने सीढ़ियों की दिशा में देखा। जैसे ही मैंने अर्जुन सक्सेना को देखा, मैं और भी जोर से चिल्लाया, वाह वाह वाह। के जिन और यूटोन को माँ ने पकड़ रखा है और अनन्या शर्मा, अर्जुन सक्सेना के हाथ इस समय खाली हैं। आंटी जिया और डैड सक्सेना ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि अर्जुन सक्सेना वापस आ गया है। आंटी जिया ने आरव को अर्जुन सक्सेना को सौंप दिया। अर्जुन सक्सेना ने अपने बेटे को गले लगा लिया और उसके बेटे का रोना अचानक बंद हो गया। रोना बंद करने की इस क्षमता से चाची जिया और पिताजी सक्सेना, साथ ही माँ किन, अनन्या शर्मा और किनमेई जो ऊपर आए थे, सभी दंग रह गए। अर्जुन सक्सेना बेबसी से मुस्कुराए। टिश्यू पेपर से उस नन्हे के आंसू पोंछते हुए उन्होंने बेबसी से कहा, आरव, तुम एक्टिंग का ऑस्कर जीतने जा रहे हो। तुम्हें अपने मम्मी पापा की याद आती है ना? तुम्हारे मम्मी पापा वापस आ गए हैं। तुम्हारी दोनों बहनों को तेज बुखार है। पिताजी उन्हें डॉक्टर के पास ले गए हैं।
ये कहते हुए अर्जुन सक्सेना ने अपने बेटे के माथे को फिर से छुआ और पाया कि शरीर का तापमान सामान्य था और छोटे लड़के का रोना इतना मजबूत और ऊर्जावान था, उसे बुखार नहीं था और उसे सर्दी नहीं लगी थी। छोटे लड़के ने अनन्या शर्मा और किन की गोद में बैठी दो छोटी बहनों को उत्सुकता से देखा, फिर अपनी उंगलियां खाने लगा और पलकें झपकाईं। किनमेई ने कहा, लांग लांग, आरव को बुखार नहीं है, लेकिन आन्या और रिया को बुखार है, इसलिए उन्हें आरव से अलग रहना होगा। चूंकि बुखार आमतौर पर सर्दी के साथ होता है, इसलिए सर्दी फैल सकती है। ठीक है, अनन्या और मैं आज रात आन्या और रिया को लेकर आएंगे। माँ, आप आरव को लाने में हमारी मदद कर सकती हैं। अर्जुन सक्सेना ने कहा, ठीक, कोई समस्या नहीं। पापा सक्सेना बोले, मुझे चिंता है कि अगर आरव ने लैंगलैंग या अनन्या को नहीं देखा तो वह रोएगा। मैं रोने लगा और आधे घंटे तक रोता रहा जब तक तुम वापस नहीं आ गए। सभी प्रकार के तरीके अपनाए गए, लेकिन यह अच्छा नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने आरव को गोद में लेकर कहा, आरव, मेरी बहनें बीमार हैं। तुम आज रात अपने पापा के साथ नहीं सो सकते, लेकिन क्या तुम अपने दादा दादी के साथ सो सकते हो? अनन्या शर्मा अनन्या को गोद में लेकर आरव के पास आए और उससे बोली, आरव, आज्ञाकारी बनो, आज रात अपने दादा दादी के पास सो जाओ, रोना मत। अनीता सक्सेना ने रिया को किनमेई को सौंप दिया, फिर आरव के पास आई और प्यार से बोली, छोटे आरव, क्या तुम आज रात दादी के साथ सो सकते हो? हमारे परिवार में आरव सबसे अच्छा व्यवहार करता है, तुम रोते नहीं हो या कोई परेशानी नहीं करते हो, है ना? आज रात मम्मी पापा भी घर पर हैं, बस बीमार दोनों बहनों की देखभाल के लिए। हमारे बड़े भाई आरव को भी अपनी बहन पर तरस आ रहा होगा, है ना? आओ, दादी तुम्हें पकड़ लें। आरव ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा, फिर यूटोन की ओर देखा, जो अनन्या शर्मा की बाहों में थी, और उसे लगा कि उसकी आमतौर पर सक्रिय रहने वाली बहन अब बहुत कमजोर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने परिवार के भावों को समझ रहा था। वह मुस्कुराया और उसका छोटा सा शरीर अनीता सक्सेना की ओर दौड़ा। अनीता सक्सेना मुस्कुराई और उसे गले लगाकर आरव से बोली, आरव, हमारा परिवार बहुत अच्छा है। मैं आज रात अपने दादा दादी के साथ सोऊंगी। लांग लांग, तुम और अनन्या पहले अनन्या और रिया को ऊपर ले जाओ। तुम दोनों देख लो कि दवा कैसे पीनी है। मैं पानी उबालती हूँ, माँ ने कहा। ठीक है। अर्जुन सक्सेना ने रिया को किनमेई की बाहों से लिया और फिर अनन्या शर्मा के साथ ऊपर चला गया, जो अनन्या को पकड़े हुए थी। नीचे माँ किन ने आरव को पकड़ लिया और किनमेई को पानी उबालने के लिए रसोई में ले गईं। जब मैंने रसोई घर देखा तो मुझे याद आया कि अभी तक सभी ने खाना नहीं खाया है। अब शाम के 8 बज चुके हैं। पानी उबलने के बाद अनीता सक्सेना लिविंग रूम में आई और आंटी जिया से पहले वापस जाने को कहा। मैंने आज रात उन्हें धन्यवाद कहा और आंटी जिया ने कहा कि वे बहुत विनम्र थीं। आंटी जिया को विदा करने के बाद माँ किनमेई को आरव को लाने देने वाली थीं। किनमेई ने कहा कि उन्हें डर था कि आरव रोएगा, इसलिए वह रात का खाना बनाएगी। अनन्या शर्मा के स्वाद के बारे में जब पिछली बार किनमेई अनीता सक्सेना की लंच तैयार करने में मदद करने आई थी तो उन्हें थोड़ा बहुत पता था। अनीता सक्सेना ने फिर चेतावनी दी। किनमेई ने आज रात बनाने की सामग्री तय की और रसोई में काम करना शुरू कर दिया। आधे रास्ते में अर्जुन सक्सेना नीचे आए, एक पानी का कप लिया, उसमें उबलता पानी डाला और फिर उसे मिलाने के लिए थोड़ा ठंडा पानी डाला, जिससे पानी का तापमान लगभग 37 डिग्री रहा, और फिर वह उसे ऊपर ले आए और दोनों छोटी बच्चियों को दवा पिला दी। दोनों बच्चियों को दवा खिलाने के बाद अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा से कहा कि वह थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट जाए और खाना खत्म होने पर उसे फ़ोन कर दे। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं थकी नहीं हूँ। अर्जुन सक्सेना, चलो अब बच्चे को शारीरिक रूप से ठंडा कर देते हैं। ठीक है, पर मैं ये करूँगा, तुम आराम करो। अर्जुन सक्सेना ने कहा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसे डर था कि अर्जुन सक्सेना अकेले बहुत व्यस्त हो जाएगा। आखिरकार 2 बच्चों की देखभाल करनी है। अनन्या शर्मा की जिद देखकर अर्जुन सक्सेना ने कहा, ठीक है, आप पहले बच्चों को गर्म पानी पिलाओ, फिर मैं वॉश बेसिन में गर्म पानी डाल देता हूँ। घर में एक वॉश बेसिन और पानी का तापमान मापने वाला थर्मामीटर है। जो मैंने अस्पताल से खरीदे थे वे ठीक थे यदि मैं उन्हें ट्रंक में नहीं लाता। अर्जुन सक्सेना 37 डिग्री से 40 डिग्री के बीच गर्म पानी के 2 बेसिन लेकर आए। सौभाग्य से कमरा बड़ा है, अस्पताल के छोटे वार्ड जितना संकरा नहीं है, जहां वे दोनों अपने शरीर को बेहतर ढंग से फैला सकते हैं। 2 शिशुओं को 2 छोटे पालनों में अलग अलग भी रखा जा सकता है। शारीरिक शीतलन के लिए उन्हें अलग से स्नान कराएं। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को बताया कि नहलाते समय किन स्थानों पर पहुंचना चाहिए। ये स्थान शिशु की गर्मी को बाहर निकालने के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। दोनों इतने व्यस्त थे कि मदर किन ने उन्हें दूसरी मंजिल पर खाने के लिए बुलाया।
अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना से कहा, अर्जुन सक्सेना मुझे भूख नहीं है, मैं ऊपर बच्चों का ध्यान रखूंगी, आप नीचे खाना खा लीजिए। कैसा रहेगा? आपने दोपहर में ज़्यादा नहीं खाया, अब आपको ज़्यादा खाना चाहिए। हमें आज रात बच्चों का तापमान लगभग 38 डिग्री तक कम करने में मदद करनी है। कुछ लोग व्यस्त हैं, खाना खाने के बाद हमें काम करने की ऊर्जा मिलेगी, वरना जब आपके पास काम करने की शारीरिक शक्ति नहीं होगी, आप थके हुए होंगे तो आप काम कैसे कर पाएंगे? अर्जुन सक्सेना ने गंभीर भाव से कहा। अर्जुन सक्सेना की बातें सुनकर अनन्या शर्मा को लगा कि वह सही कह रहे हैं। इस समय वह और थक नहीं सकती थी, वरना अर्जुन सक्सेना और माँ बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते, क्योंकि अर्जुन सक्सेना की चाची को आज रात के खाने के बाद वापस जाना होगा। अनीता सक्सेना आरव को वापस लाना चाहती है। अर्जुन के पिता की कलाई में चोट लगी है, इसलिए वह बच्चे को पकड़ नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते। उसे अपनी स्थिति को समायोजित करना होगा और अर्जुन सक्सेना से लड़ना होगा, बजाय इसके कि अर्जुन सक्सेना उसकी देखभाल करने में अपना समय और ऊर्जा खर्च करे। ठीक है, मैं खाना खा रही हूँ, पर मैं नीचे नहीं जाना चाहती। अर्जुन सक्सेना, क्या तुम खाना पैक करके ऊपर लाने में मेरी मदद कर सकते हो? मैं यहाँ आन्या और रिया को देखना चाहती हूँ। वह उन दोनों को 1 मिनट के लिए भी अपनी बेटी के पास नहीं छोड़ना चाहती थी। मुझे डर था कि जैसे ही मैं वहाँ से निकलूंगा, मुझे उनकी स्थिति का पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं खाना लाती हूँ और हम दोनों बच्चे को देखते हुए खाना खाएंगे। अर्जुन सक्सेना नीचे चले गए और थोड़ी देर बाद खाना लेकर ऊपर आ गए। उसने ढेर सारी सब्जियां रखने के लिए एक बड़े समुद्री सब्जी के कटोरे का इस्तेमाल किया और फिर सूप के लिए एक और कटोरे का इस्तेमाल किया। खाना खाने की चीज़ें और चॉपस्टिक लाने के लिए वह कई बार सीढ़ियां चढ़ता उतरता रहा। फिर मैं एक लकड़ी का स्टूल और 2 छोटे प्लास्टिक के स्टूल ले आया। खाना लकड़ी के स्टूल पर रखकर वह और अनन्या शर्मा प्लास्टिक के निचले स्टूल पर बैठ गए और खाना खाते हुए बातें करने लगे। अनन्या, आरव के सोने से पहले चलो नीचे चलकर उसे देख लेते हैं, फिर तुम उसे दूध पिला देना और फिर बोतल में थोड़ा दूध डाल देना ताकि रात में माँ को उसे दूध पिलाने में सुविधा हो। अर्जुन सक्सेना ने कहा। ठीक है। अनन्या शर्मा ने पिछले 2 दिनों में खूब खाया और खूब दूध पिया। जब दोनों खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे, अनन्या शर्मा को एक बात सूझी। अर्जुन सक्सेना, हम कल शादी की फ़ोटो लेने वाले हैं, मैं इसे कुछ और दिनों के लिए स्थगित करना चाहता हूं जब तक कि रिया और आन्या को बुखार न हो जाए। ठीक है, आप फोटोग्राफर को बता सकते हैं, उसका अंदाज़ा है कि उसका शेड्यूल ठीक है और हम उसे कुछ पैसे दे देंगे। दोनों बेटियों को तेज़ बुखार था और वह बाहर नहीं जाना चाहता था। ठीक है। अनन्या शर्मा ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और बैग से फ़ोन निकाला तो पाया कि फ़ोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसने फ़ोन चार्ज पर लगा दिया, फिर खाना खाने बैठ गई और अर्जुन सक्सेना से बोली, मैंने आज रात एंटीपायरेटिक्स ले ली है, मुझे उम्मीद है कि आन्या और रिया का बुखार कम हो जाएगा, कम से कम उन्हें तेज बुखार तो नहीं होगा। अर्जुन सक्सेना को भी ऐसी ही उम्मीद है। बच्चे पैदा करना वाकई अलग बात है, पैसा कमाना और दूसरी चीज़ें सबसे पीछे हैं, बच्चों का स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। जब दोनों ने अपना भोजन समाप्त कर लिया तो अर्जुन सक्सेना ने टेबलवेयर और चॉपस्टिक्स को एक तरफ रख दिया। अनन्या शर्मा अपने हाथ धोने चली गईं और फिर वॉश बेसिन में ठंडे पानी की जगह 37 डिग्री से 40 डिग्री के बीच गर्म पानी डाल दिया। जैसे ही मैं दोनों बच्चों के शवों को पहुंचने वाला था, चार्जिंग पर लगा फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया और देखा कि यह उसकी माँ का फ़ोन था और इसमें उसकी माँ के 5 या 6 मिस्ड कॉल और व्हाट्सएप के मिस्ड वीडियो भी दिखाए गए। उसका मोबाइल फ़ोन बंद होने के बाद भी चार्ज हो जाता है और चालू होने पर स्वतः ही चालू हो जाता है। उसने अनीता सक्सेना का फ़ोन उठाया, फ़ोन एक तरफ रख दिया, तौलिया भिगोकर निचोड़ा और पूछा, माँ आप मुझसे क्या चाहती हैं? जब मैंने आपको और अर्जुन सक्सेना को फ़ोन किया तो फ़ोन बंद बताया गया। मैं थोड़ा घबरा गया, मैं भूल गया कि आपको ढूंढने के लिए फ़ोन क्यों कर रहा था। तुम दोनों को क्या हुआ है? तुम्हारे फ़ोन बंद क्यों हैं? मेरे मोबाइल फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। जैसे ही मैंने उसे चालू किया, अर्जुन सक्सेना के मोबाइल फ़ोन की भी बैटरी ख़त्म हो गई होगी। अभी पता चला कि फ़ोन ख़त्म हो गया है। क्या आप आज इतने व्यस्त हैं? खैर, आन्या और रिया को तेज बुखार है। अरे, तेज बुखार है, अभी कहाँ हो? अस्पताल में हो? मैं अस्पताल से घर आ गई हूँ। इसके बाद अनन्या शर्मा ने अनीता सक्सेना को बताया कि आज अनन्या का शरीर पहुँचते हुए क्या हुआ था। अनीता सक्सेना की बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, वास्तव में ऐसी एक कहावत है, मैं आपको बताना भूल गई कि हम 3 साल से कम उम्र के बच्चों को कब्र में जाने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ ये अपेक्षाकृत भारी होता है और ये पहाड़ों में होता है। वहाँ मौसम भी ठंडा होता है और इसके कुछ आध्यात्मिक कारण भी हैं। अच्छा हुआ कि आरव को बुखार नहीं है।
लगता है आरव की फिजिक पहले से बेहतर है। रिया और आन्या अब कितनी हॉट हैं, मैं नाप लूंगा। अनन्या शर्मा ने तौलिया नीचे रखा, थर्मामीटर लिया और माथे की बंदूक से दोनों नन्हे मुन्नों के माथे को स्कैन किया। उस पर लिखे नंबरों को देखकर उसकी आवाज़ खुशी से भर गई। यह 38.5 डिग्री है, जो काफ़ी कम है। ऐसा लगता है कि एंटीपायरेटिक्स लेने का असर बहुत अच्छा है। और अनन्या का 38.6 डिग्री है, जो भी काफ़ी कम हो गया है। ये सुनकर अनीता सक्सेना बोली, ठीक है, तुम्हें याद रखना होगा कि उन्हें 2 बार और गर्म पानी पिलाना है और फिर फिजिकल कूलन करनी है। आज रात तुम्हें और अर्जुन सक्सेना को ज़्यादा मेहनत करनी है। बच्चों का तापमान 38 डिग्री पर रखने की कोशिश करनी है। तुम दोनों फिर से सो जाओ। उछलते हुए, माँ, मैं करूँगा, डॉक्टर ने हमें बताया। अनीता सक्सेना ने फिर चेतावनी दी और अंततः फ़ोन रख दिया। इसी समय अर्जुन सक्सेना आए। इस रात अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने मिलकर अनन्या और रिया की देखभाल की और उन्हें शारीरिक ठंडक पहुंचाई। आखिरकार सुबह 3 बजे दोनों नन्ही बच्चियों के शरीर का तापमान 37.9 डिग्री तक गिर गया। शरीर का सामान्य तापमान 36 से 37 डिग्री के बीच होता है, और अगर यह 37.3 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो बुखार होता है। 37.3 से 38 डिग्री के बीच हल्का बुखार होता है, और 38.1 से 40 डिग्री के बीच तेज़ बुखार होता है। 40 डिग्री से ऊपर का तापमान किसी भी समय जानलेवा हो सकता है। अब ये 37.9 डिग्री तक गिर गया है, जो कम बुखार की श्रेणी में आता है। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने आखिरकार राहत की सांस ली। अनन्या शर्मा ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराकर उस छोटे बच्चे के कपड़े बदले, उन्हें पहनाए और फिर वॉश बेसिन ले जाने के लिए नीचे झुकी। अचानक उसकी आंखें अंधेरी हो गईं और उसका शरीर लड़खड़ाने लगा। अर्जुन सक्सेना ने तुरंत उसका समर्थन किया। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और उसकी दृष्टि सामान्य हो गई। उसने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा, जो उसे चिंता से देख रहा था, और सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ। अर्जुन सक्सेना ने वॉशबेसिन हाथ में लेकर गंभीरता से कहा, आज्ञाकारी बनो, बिस्तर पर लेट जाओ, मैं वॉशबेसिन में पानी डाल देता हूँ। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर घुमाया, उसकी गर्दन मुड़ गई। आह, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी एक ही मुद्रा में काम कर रहा हूँ, जिसके कारण मेरी गर्दन का पिछला हिस्सा अकड़ गया है। अर्जुन सक्सेना ने वॉशबेसिन नीचे रखा और उसकी गर्दन के पीछे एक्यूपॉइंट को दबाया। कैसा लग रहा है? क्या आप ज़्यादा सहज हैं? काफ़ी बेहतर, बहुत बहुत धन्यवाद। यह कोई कठिन काम नहीं है, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। रिया और अन्या पहले भी अधिक असहज रही होंगी, लेकिन वे आवाज़ नहीं निकाल सकीं। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को गले लगाया। अर्जुन सक्सेना के अचानक गले लगने से अनन्या शर्मा थोड़ा स्तब्ध रह गया। होश में आने पर उसने अर्जुन सक्सेना को गले लगाया और धीरे से उसकी बाहों में झुक गया। इस उदार आलिंगन पर भरोसा करके मैं पूर्ण सुरक्षा का अनुभव करता हूँ। क्या तुम्हें भूख लगी है? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। तुम थोड़ी देर लेट जाओ, मैं यहाँ सब कुछ साफ कर देती हूँ, फिर नीचे जाकर तुम्हारे लिए देर रात का नाश्ता बना दूंगी। आज रात तुम जो चाहो खा सकते हो, मेन्यू ऑर्डर कर सकते हो। नहीं, आज तुम बहुत थकी हुई हो। अगर मुझे भूख लगी तो मैं भी भूखा रहूँगा। जब तुम यहाँ सफाई कर लोगी तो हम सो जाएंगे और रात का खाना नहीं खाएंगे। मैं थका नहीं हूँ, मैं तुम्हें भूखा तो नहीं रख सकता। तुम क्या खाना चाहते हो? अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो मुझे अंडे से तले हुए नूडल्स दे दो। ये बनाना आसान है और इसमें समय भी नहीं लगता। इसे पकाने में बहुत समय लगता है। उन्हें अर्जुन सक्सेना पर दया आ रही थी और वे उसे ज़्यादा देर तक व्यस्त नहीं रखना चाहती थीं। आज वो इतनी थकी हुई थी कि उसे चक्कर आ रहे थे। अर्जुन सक्सेना ने उससे ज़्यादा काम किया है तो वो ज़रूर ज़्यादा थकी होगी। ठीक है, क्या आप हैम डालना चाहेंगे? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। हाँ, इसमें एक मक्के के स्वाद वाला अंडा भी शामिल करें, और अगर इसमें तला हुआ अंडा भी हो तो और भी बेहतर होगा। कोई बात नहीं। अर्जुन सक्सेना ऊर्जा से भरे हुए थे और उन्होंने वॉशबेसिन को पानी डालने के लिए बाथरूम में ले गए, फिर फर्श को फिर से पोंछा, कीटाणुनाशक का छिड़काव किया और फिर से पोंछा लगाया। मैं अपना काम करने के लिए नीचे रसोई घर में भागा। अनन्या शर्मा बिस्तर पर गिरने के बाद वह बस कुछ मिनट आराम करना चाहती थी और फिर अर्जुन सक्सेना के तले हुए नूडल्स लेकर आने का इंतजार करने लगी, लेकिन अचानक उसका सिर तकिए पर था और वह सो गई। जब अर्जुन सक्सेना 2 कटोरी तले हुए नूडल्स लेकर आए तो उन्होंने अनन्या शर्मा को देखा जो सो रही थी और मुस्कुरा दिए। उसे जगाया नहीं, इसके बजाय उसने तले हुए नूडल्स का कटोरा नीचे इंक्यूबेटर में रख दिया। उसने जल्दी से अपने तले हुए नूडल्स का कटोरा हल कर लिया। फिर स्नान करें और बिस्तर पर लेट जाएं। सुबह 7 बजे अनन्या शर्मा को बुरा सपना आया। सपना देखा कि बच्चे को अभी भी तेज बुखार है। वह इतनी डर गई कि वह तुरंत जाग गई और अचानक उठकर बैठ गई।
चारों ओर देखते हुए उसका सिर भ्रमित हो गया। जब तक उसने आन्या और रिया को अपने बगल में पालने पर लेटे हुए नहीं देखा और देखा कि दोनों छोटी लड़कियां किसी समय जाग गईं, उनकी आंखें खुली थीं और वे छत की ओर देख रही थीं। हालांकि यह अवस्था पहले जितनी ऊर्जावान नहीं है और मैं अब उंगलियां नहीं खाता, लेकिन मैं देख सकता हूं कि यह थोड़ा अधिक जटिल है। पिछली रात के बुखार जितना कमजोर नहीं। उसे अभी अभी याद आया कि वह अभी सपना देख रही थी। कल रात उसकी दोनों बेटियों का शरीर का तापमान 37.9 डिग्री तक गिर गया था। अपना चेहरा छूते हुए उसने बगल में बैठे अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और ये देखकर कि वह अभी भी सो रहा है, उसने उसे रजाई उड़ा दी और बिस्तर से उठ गई। मैंने उसके बगल में स्टूल पर एक खाया हुआ सब्जी का कटोरा देखा और सब्जी के कटोरे पर नूडल्स का थोड़ा सा अवशेष था। उसे याद आया कि कल रात सोने से पहले अर्जुन सक्सेना उसके लिए नूडल्स तलने नीचे गया था और फिर वह बिस्तर पर लेट गई, जो सो गया होगा। अर्जुन सक्सेना ने भी उसे नहीं जगाया। अनन्या शर्मा ने बिस्तर पर सो रहे अर्जुन सक्सेना की ओर देखा, उसने अपने होंठ ऊपर उठाए और गर्मजोशी से मुस्कुराए। अर्जुन सक्सेना उसे सोते समय जगाना नहीं चाहते थे, इसलिए भले ही उन्होंने नीचे जाकर उनके लिए तले हुए नूडल्स बनाए, लेकिन उन्होंने उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने व्यर्थ में एक कटोरा तला हुआ नूडल्स बना लिया है? मुझे सचमुच एक देखभाल करने वाला पति मिला। अर्जुन सक्सेना देखने के बाद वह दो छोटी लड़कियों के पास गईं, उनके माथे पर अपने हाथ से टेप लगाया और फिर माथे के थर्मामीटर से उनका तापमान मापा। आन्या और रिया दोनों का तापमान 37.2 डिग्री तक गिर गया, जो केवल थोड़ा गर्म था। अनन्या शर्मा ने राहत की सांस ली, माथे का थर्मामीटर नीचे रखा, अपना सिर नीचे किया और दोनों छोटे बच्चों को चूमा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आन्या, रिया, तुम दोनों ने कल अपने माता पिता को बहुत डरा दिया। क्या अब आप अधिक सहज हैं? माँ तुम्हें नहलाने और कपड़े बदलने ले जाएंगी। कल रात दोनों छोटी बच्चियों को पूरी रात पसीना आता रहा और उन्हें अपने कपड़े बदलने पड़े। खैर, तुम दोनों रोना मत। कल रात बाबा तुम दोनों के लिए आधी रात तक व्यस्त रहे। मैं बहुत थकी हुई थी और अभी भी सो रही थी। चलो बाबा को मत जगाना, ठीक है? खैर, हमारी आन्या और रिया वास्तव में अच्छी हैं। दोनों नन्हे बच्चों से बात करने के बाद अनन्या शर्मा ने सबसे पहले बाथरूम में जाकर हीटर चालू किया, फिर गर्म पानी डाला और बच्चे के बाथटब में गर्म पानी डाला। पानी का तापमान 37 डिग्री से 40 डिग्री के बीच नियंत्रित किया गया। फिर वो वापस आया और आन्या को उठाया और रिया से बोला, रिया, मम्मी पहले मेरी बहन को नहलाएंगी और जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें नहला दूंगा। क्या हमारा परिवार? रिया आज्ञाकारी होकर इंतजार कर रहा है। हमारा परिवार। रिया वास्तव में एक अच्छी बच्ची है। बेटी की तारीफ करने के बाद अनन्या शर्मा उसे नहलाने के लिए बाथरूम में ले गईं। छोटा लड़का पूरे समय बहुत अच्छा था, लेकिन जब वह स्नान कर रहा था तो उसने अचानक बाबा को खींच लिया। अनन्या शर्मा कई बार बच्चों को नहलाने ले जा चुकी हैं, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया की आदत नहीं है। वह कुशलता से उन्हें उठाती हैं, बच्चे को बगल वाली टोकरी में रखती हैं और फिर बाथटब में पानी निकाल देती हैं, बाथटब को धोती हैं और फिर छोटी बच्ची को नहलाने के लिए पानी भरती रहती हैं। दोनों छोटी बच्चियों को बारी बारी से नहलाकर कपड़े पहनाएं और उनके साथ बालकनी में धूप सेंकने जाएं। सुबह 9 बजे अर्जुन सक्सेना जाग गए। जब वह उठा तो उसने देखा कि अनन्या शर्मा आन्या को पकड़े हुए बाहर की ओर देख रहा था। अपने दाहिने पैर से रिया के स्ट्रॉलर पर कदम रख रहा था, स्ट्रॉलर को हिला रहा था। सुबह का सूरज अनन्या शर्मा और दोनों नन्हे मुन्नों पर पड़ रहा था और दूर आसमान नीला था। ये तस्वीर वाकई मनमोहक और खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपने कानों में अनन्या शर्मा को दोनों छोटे बच्चों से धीरे और धीमी आवाज में बात करते सुना। दोनों छोटी बच्चियों की ऊर्जा भी पिछली रात की तुलना में काफी बेहतर है और उन्हें अब ज्यादा सहज होना चाहिए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।